अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 का लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का पेपर, ऑनलाइन वालों का भी अच्छा हो गया होगा। पेपर को आप लोगों ने अगर 85% तक अटेम्प्ट किया हुआ है ना, 85 से 90% तक, तो उसमें से पासिंग मार्क्स निकल ही आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं अपनी असेसमेंट अगर बताऊं तो 30% तक पर्चा ऐसा था, पढ़ना हुआ ज़रूरी है। एक बच्चा मेरे पास आया, कहने लगा सर वो कैपिटल मेंटेनेंस का 4 नंबर का सवाल उसने दे दिया था। मेरा अपना स्टूडेंट था। मैंने कहा तो बिल्कुल उस जैसा सवाल हमने किया भी था। कहने लगा सर वो ना, मैंने कहा ये छोड़ देता हूँ लेकिन ना मुझे आपकी वो बद्दुआ लगी कि आप कहते थे जो छोड़ के जाओगे ना वही आएगा, तो मैंने ये छोड़ा वो आ गया। मैंने कहा यार ये बात नहीं है, बात ये है कि ये प्रोफेशनल लेवल का काम है, ये जो आपकी स्टडी है इसमें आप कुछ भी टेस्ट हो सकता है, तो आपको डराने के लिए ये कहता हूँ कि कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, तो बहरहाल कुछ 30% तक पेपर ऐसा था जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें से नंबर कहीं नहीं जाते, तो बाकी 70 में से 20 भी नहीं आए, उन्हें आ जाते हैं। इसलिए रमज़ान दरमियान रब मेहरबान, जैसे कहते हैं ना शब दरमियान रब मेहरबान, नफल पढ़ो, रमज़ान दरमियान रब मेहरबान, दुआ करो, ईद पे आपको अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आइए आइए, आपके इंतज़ार में हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अभी ये नहीं बात की हमने काफिला कहाँ लुटा है, सिर्फ इधर उधर की बात कर रहे हैं। तशरीफ रखें। अच्छा जी, मैं ये अर्ज़ करने लगा था इन बच्चों से, ऐसे ही ना सलाम दुआ के बाद मैंने कहा रुक जाओ, ऑनलाइन वालों का कोई कसूर थोड़ा ही है। वैसे ऑनलाइन वाले भी अब जो है ना थोड़ा सा उठ जाएं, इसको नींद आई हुई है छींटे छींटे मार के आ जाए, लेटा हुआ है वो बैठ जाए, जो बैठा हुआ है थोड़ी देर खड़ा हो जाए, जो खड़ा हुआ है वो थोड़ी वॉक कर ले, अपनी थोड़ी सी हरकत कर लें, ज़रा पता लगे कि आप भी मेरी बात मान रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि टैक्स आप लोगों ने मोस्टली दिया, FAR 2 जो है वो टैक्स से 2 टाइम्स एफर्ट लेगी। ठीक है, FAR 1 के बराबर सराबर है, लेकिन मैं उसको ये कहता होता हूँ स्ट्रेस देने के लिए कि 1.5 गुना तो उससे बन जाती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं और छोटे छोटे हैं, कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं और छोटे छोटे हैं। अगर आपने रोज़ का काम रोज़ नहीं किया तो फिर आप रिस्क में हैं, और अगर आपने रोज़ का काम रोज़ किया तो इंशाल्लाह आपको पता भी नहीं चलेगा, ये पर्चा सबसे आसानी से पास ही यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाकी ग्रिड्स क्या हैं, कौन सा टॉपिक है, उसमें कितने मार्क्स हैं, ये चीज़ मैं समझता हूँ कि इररेलेवेंट लगती है इस क्लास के अंदर। उसकी वजह ये है कि आपको क्या पता IFRS 16 क्या है, उसमें लीजेज हैं। आपको क्या पता IAS 12 किसका नाम है, उसमें टैक्सेस हैं। आपको क्या पता IAS 41 अभी तक के क्या है, वो एग्रीकल्चर है। तो गाय भैंसें मजें कट्टे बच्चे, ठीक है, पढ़ेंगे यहाँ पे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, आपको क्या पता IAS 38 क्या है, शायद सुना भी हो। आज हमने स्टार्ट करना है जो इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड है, तो चीज़ें नई हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे भी आएंगे, आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन आप वो बनाएंगे जो आप किसी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओपन करेंगे ना तो उस जैसी आपने भी बनाई हुई होगी अपने रजिस्टर के ऊपर। अब आपका वो लेवल होने जा रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स जैसे जैसे पढ़ेंगे ना बेटा, साथ साथ डिस्कस करेंगे कि इसकी इतनी वेटेज है। पास पेपर भी तो कर रहे होते हैं हम, उसमें नज़र आ रहा होता है कि हर अटैम्प्ट में ये आ रहा है, इतने मार्क्स का आ रहा है, फिर ये किस ग्रेड में फॉल करता है, इस ग्रेड को कितने मार्क्स दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हर टॉपिक के साथ साथ चलती रहेगी, इसलिए मैं कोई कंप्लीट सिलेबस आपके साथ फ़िलहाल डिस्कस नहीं करने लगा। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस दफ़ा इरादा है एग्जामिनर कमेंट्स भी आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे जो मेन 2-3 बातें पिछले 2-3 कमेंट्स के अंदर नज़र आई, जो कि आप टेस्ट पेपर देकर आए हैं ना, और आगे भी देना है, आपको बताना ज़रूरी है। एग्जामिनर ये कह रहा होता है वर्किंग ऐसे ही फेंकी होती हैं, बच्चों ने फेंकी होती हैं, मतलब पता नहीं है ये वर्किंग किसकी है, यहाँ से फिगर कहाँ गई है, मुझे फिगर्स ढूंढनी पड़ रही होती हैं। एक तो वो ये कह रहा होता है, दूसरा एग्जामिनर ये भी गिला कर रहा होता है। ये जनरल बातें, बाकी स्पेसिफिक क्वेश्चन वाइज या पेपर वाइज वो भी देख लेंगे। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि जी फिगर एक लिखी हुई है, कैसे निकली ये नहीं पता चल रहा, कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करके लिखा है। नहीं भाई, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस करके बता दो वो फिगर कैसे बनी है। ठीक है ना, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें साथ साथ करते चलेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे IAS 38 इंटेंजिबल्स का एसेट। छोटा भाई है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो नई हैं, इंशाल्लाह शौक से पढ़ेंगे। बुक जो है वो उम्मीद है
विद इन अ वीक और सो आ जाएगी, ठीक है। उस तक आपको हैंडआउट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ज़रा पता करें, ज़रा साकिब को बुला लें। फ़िलहाल साकिब ये पढ़ा है, अच्छा हैंडआउट्स ये पढ़े हैं, पता नहीं वो कौन से हैं, साकिब को आने में, ठीक है। फ़िलहाल तक तो आपको मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन पुरानी बुक प्रेफरेबली ना यूज़ करें, ठीक है। अपनी बुक हो नई हो कोई मसला नहीं है, उससे फ़ायदा ही होगा। इतने का तो बर्गर खा लेते हैं आप लोग, जितने की किताब होती है, ठीक है, खा लेते हैं। नो सर कहना आसान है, ठीक है। अच्छा जी सुने, सबसे पहली चीज़, स्टैंडर्ड्स ने कोई हेल्प की थी FAR 1 में? कुछ बच्चों को कर दी थी हेल्प उन्होंने, जिन्होंने निशान लगा लिए होंगे वो वीडियो सुन के, ठीक है ना। अच्छा खैर कोई मसला नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ पे हेल्प हो जाया करेगी जब आप कुछ सवाल देखेंगे। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जैसे IFRS 8 है, सेगमेंट एनालिसिस, जैसे एक SIC 32 है। इसी इंटेंजिबल के स्टैंडर्ड के साथ हमने वेबसाइट कॉस्ट के बारे में एक इंटरप्रिटेशन है, वेबसाइट्स की कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज करते हैं, वो एसेट है नहीं है, वो सारी डिस्कशन है। तो आप सवाल जब देखेंगे ना तो एज इट इज़ स्टैंडर्ड ओपन करके वो सवाल होते नज़र आ रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करें, ये क्या लिखा मैंने, फिर क्या किया मैंने, मिटा दिया है। सबसे पहला काम, हाँ प्लीज़ 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 प्लीज़, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदे हुए? हाँ आधी से ज़्यादा क्लास। तो इसमें ना बच्चों, छोटे वाले स्टैंडर्ड तो वैसे ही बड़े आसान हैं, वो उनको संभालना आसान है, वो सिर्फ कैफ लेवल तक के स्टैंडर्ड्स उसके अंदर आई के अपनी इजाज़त लेके अलग से छापे हुए हैं। लेकिन आप अगर पूरे वाला वो पैकेट लेते हैं जिसमें 5 अदद किताबें होंगी, ठीक है, 4 अदद, तो उसमें बेसिकली पार्ट्स तो होते हैं 3। एक किताब होती है पार्ट A1 की, एक किताब होती है पार्ट A2। आप लोगों ने FAR 1 के अंदर कोई IFRS नहीं पढ़ा, IAS पढ़े थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो आपको A2 के अंदर IAS नजर आएंगे, ये पहले आया करते थे IAS, ठीक है जी। 2 जैसे इन्वेंट्री जो रह गए हैं, आप अगर बात करें तो 2 इन्वेंट्रीज का पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद 8 हम पढ़ के आए हैं, IAS 8 चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी वाला। उसके बाद IAS 7 कैश फ्लो पढ़ के आए हैं, IAS 12 अब पढ़ेंगे, 16 पढ़ा, 23 20 पढ़ा, समझ गया मैं, समझ गया। 41 से आगे फिर रुक गए, ये 41 तक IAS आए थे, उसके बाद फिर IFRS आने लग गए, ठीक है ना। बहरहाल IFRS अगर आपने देखने होंगे तो वो आपको मिलेंगे पार्ट A1 में। अब चूंकि यहाँ पर आपको IFRS भी आपके 2 सिलेबस में हैं, एक IFRS 15 है और एक 16 है। 15 रेवेन्यू का, 16 लीजेस का। वैसे तो IFRS 9 और 10 भी कंसोलिडेशन के हैं, लेकिन वो यहाँ से नहीं पढ़ते, ना उसके पैराज हाईलाइट करते हैं, वो अलग से ही पढ़ लेते होते हैं और वहीं से प्रैक्टिस करते होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल अब IFRS भी हमने पढ़ने हैं और IAS भी हैं हमारे सिलेबस के अंदर। जैसे आज IAS 38 पहला स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, IAS 12 भी हमने पढ़ना है, IAS 41 वो एग्रीकल्चर वाला स्टैंडर्ड ये भी पढ़ना है। स्टैंडर्ड सब आ गए, ठीक है। तो पार्ट A1 और A2 ये आपके काम के होंगे। A1 में IFRS और A2 में IAS आपको मिलेंगे। उसके बाद पार्ट B होगा। पार्ट बी में जनाब एग्जाम्पल्स होती हैं जो कि अब बिल्कुल रेलेवेंट हो गया आपके लिए। ख़ास तौर पे हम 2-3 स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे जिनमें एक IAS 1037 है। IAS 37 के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ से करेंगे, वो एग्जाम्पल्स एज इट इज़ टेस्ट हो सकती हैं, तो सिर्फ क्या करना होगा वहाँ से ओपन करके उसका सोल्यूशन भी लिखा जा सकता है। तो एग्जाम्पल्स का स्टैंडर्ड भी ये आपने लेके जाना होगा। पार्ट सी आज भी वही है जो आपने पेटी में रख दिया था, याद है। पार्ट सी जो है ये आपके लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली चीज़, काइंडली IFRS ले लीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। दिल तो यही है कि हर स्टैंडर्ड के साथ साथ ही इस दफ़ा
वो देखते चले जाएं। वैसे किताब के अंदर भी रेफ़र हुआ पड़ा है, कोई ना भी दिखाए आपको ना तो घर पे जाके आप वो पैरा जो पढ़ाया जाता है किताब में वो हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे बच्चों तो ये काम साथ साथ होता जाएगा। और आगे जाके आप देखें इसी SI 32 के अंदर आप देखोगे पूरा सवाल वेबसाइट वाला सिर्फ स्टैंडर्ड ओपन करना है उससे होता नज़र आ रहा है। तो आपको इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा, इसलिए ले लीजिए अब तो लाजमी, ठीक है। अच्छा जी, एसिड्स से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड आपने पढ़ रखा हो तो बताएं। PPE, IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला था। इन्वेंट्रीज, ठीक है जी, है तो इन्वेंट्री, करंट एसिड सही पर है तो एसिड, ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और जी गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड है, 23 बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड है। आपने तकरीबन यही 3 पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पे आज जैसे हम पढ़ेंगे IAS 38, ये इंटेंजिबल से रिलेट करने वाला स्टैंडर्ड है। IAS 16 के बड़े अरसे बाद आया, 16 के बाद 17, 18, पता नहीं कितने नंबर हैं, फिर जाके 38। अकाउंटेंट्स को ज़रूरत महसूस हुई कि टेंजिबल एसेट्स का तो स्टैंडर्ड मौजूद है, लेकिन देखो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, आप कह रहे थे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ रहे हैं, गपशप, आज तो गपशप लग रही है, ठीक है जी। तो इंटेंजिबल्स की ज़रूरत पड़ी उन्हें कि इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, उनके लिए भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो फिर IAS 38 ये हमने यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे तो हमने IAS 41 एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, ठीक है। वैसे IFRS 9 भी आपके सिलेबस में है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का है ये स्टैंडर्ड, इसमें फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना जी। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ये स्टैंडर्ड है। डिबेंचर्स, शेयर, सब कुछ इसमें आएगा। वहाँ पे फेयर 1 में सिर्फ आप उनकी थोड़ी सी नॉलेज लेकर आए थे कि होते क्या हैं, यहाँ पे उनकी अकाउंटिंग भी सीखेंगे हम, ठीक है ना, कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स या लोन वगैरह, लोन नोट्स वगैरह, इनकी अकाउंटिंग क्या है, ख़रीदें क्या है, बेचें क्या है, अकाउंटिंग्स भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो और भी साथ साथ फिर देख लेंगे। बहरहाल ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं एसेट्स से रिलेटेड। कोई भी लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन करें, जैसे मैंने आपको ये नहीं कहना चाहिए, वैसे तो डिफरेंट जगहों से बच्चे पढ़ के आते हैं, तो बहरहाल मैंने ना सही बाकी उस्तादों ने भी या आपने कहीं ना कहीं कोई लिस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी होंगी। FAR में नहीं देखी होंगी तो अब तो हम देखेंगे ही FAR 2 के अंदर तो लाजमी, क्योंकि हमने हर चीज़ को जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेवल तक देखना है, नोट्स बनाने हैं, ख़ासतौर पे फाइनल अकाउंट्स के अंदर। तो जैसे वो लिस्टेड कंपनीज़ के, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अकाउंट्स बने होंगे, वैसे ही हम बनाना सीख रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद फिर आप प्रोफेशनल लेवल में जाके एंटर हो रहे होते हैं। आपने आर्टिकल्स करने हैं, आपने ऑडिट पे जाना है, आपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है, इन्हीं के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को देखना है सही हैं या नहीं है। तो बनाना आता होगा तो चेक भी करेंगे ना, चीज़ पहले सीखता है बंदा, फिर ही चेक करने के काबिल होता है। जो चीज़ खुद ना आती है उसको चेक किया जा सकता है नहीं, ठीक है। तो क्या बात कर रहा था मैं, भूल गया क्या बात कर रहा था मैं। चुप कर जा यार, एक तो भाई तू है ना बंदा नहीं ठीक, ठीक है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओपन करेंगे ना तो उसमें नॉन करंट एसेट्स के अंदर IAS 16 का PPE नज़र आ रहा होगा आपको। सारी चीज़ें ना भी हो, वैसे मोस्टली होती भी हैं, कुछ इनमें से नज़र आएंगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट में नज़र आएगा, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट में नज़र आएगा। IFRS 16 का राइट ऑफ यूज़, लीज्ड एसेट जिसको राइट ऑफ यूज़ का नाम देंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरा टॉपिक IAS 38 के बाद वही पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो लीजेज में राइट ऑफ यूज़ वो भी एक एसेट है, वो भी नॉन। तो इस तरह से नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपको ये नज़र आते हैं PPE, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल, वो गाय या भैंस जो आपने दूध के लिए रखी हुई है, दूध निकाल के बेचते हैं, आप दूध वाले हैं, गुजर हैं, ठीक है। तो वो जो गाय या भैंस है वो आपका PPE नहीं है, वो आपका बायोलॉजिकल एसेट है, लेकिन है नॉन करंट एसेट, वो आपकी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में नज़र आएगा। तो ये सारे इसी तरह से, और ये हमने पढ़ने हैं, ये पढ़ के आ रहे हैं तकरीबन, ये इंशाल्लाह हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। राइट ऑफ यूज़ भी है IFRS 16 का, वो भी चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे ही।
तो इसमें से यार ये राइट ऑफ यूज़ से परेशान हूँ ना, जब मौका आएगा तो देख लेंगे। इसमें से अगर मैं इस इन्वेंट्रीज़ को उड़ा दूँ ना, बीच में से गायब कर दूँ, तो ये सारे के सारे आपको किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में नज़र आ सकते हैं। ये सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ की अकाउंटिंग हम सीख चुके हैं, कुछ की हम सीखते सीखते बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा जी, पेज 204 मेरे पास है, आपके पास साकिब नहीं है? आपके पास कॉल कर लें। चलें, फ़िलहाल सामने तो आपके ये रखूँगा। ये हैंडआउट्स हैं, दिखाइएगा ज़रा। हैंडआउट्स नहीं काम चलेगा, नोट्स चाहिए थे वैसे मुझे। दिखा दें ज़रा, दिखा दें, पॉज करें ज़रा। अच्छा जी, नोट्स आप लोगों के पास अब मौजूद हैं, तो बुक के आने तक ये नोट्स आपको मिलते रहेंगे। और ऑनलाइन वालों के पास तो नोट्स अपलोडेड भी हैं, और ऑनलाइन वालों को तो I38 वाला चैप्टर भी अपलोड कर दिया गया। ओके, आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो साथ साथ इस तरह से आपको कॉपी होके मिलता रहेगा, ठीक है। उनको ये वाले सफ़े नहीं ना मिलेंगे आज, ये उनकी बुक का चैप्टर पूरा अपलोड हो गया, और उनको सिर्फ जो है वो वाली चीज़ नज़र आ रही होगी जो आपको एंड पे नज़र आ रही है कि इस लेक्चर में हमने करना क्या क्या है, ठीक है। अच्छा चलें, छोड़े, आ जाए पेज नंबर 204 पे। परचेज्ड सेपरेटली या सेपरेट एक्विजिशन ऑफ व्हाट? बच्चों, इंटेंजिबल होता क्या है इसकी डिस्कशन भी कर लेते हैं, ठीक है। पहले ज़रा मिलता जुलता काम कर लेते हैं। हाथ खड़ा रखें जिनके पास हैंडआउट्स नहीं है, ताकि पहुंच सकें उनके पास। इधर आके देते हैं। IAS 16 से मिलता जुलता काम, क्योंकि मैंने आपको कहा IAS 38 भाई है छोटा IAS 16 का। IAS 38 में बस इंटेंजिबल एसेट है, तो वो भी एसेट, नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो फ़र्क क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, छोटा सा फ़र्क। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जब उसकी वैल्यू में कमी आती थी, यानी उसकी जो सिस्टमेटिक एलोकेशन हम करते थे, उसका नाम हमने रखा हुआ था डेप्रीसिएशन। इंटेंजिबल्स की वैल्यू में जो कमी होगी उसको अमोर्टाइजेशन कह देते हैं। इस तरह के फ़र्क हैं, तो डेफिनेशन भी इंशाल्लाह पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा देख लें, ठीक है, कि हमारी मिलती जुलती बातें जो हमने पढ़ रखी थी वो कैसी थी। आप कोई भी IAS 16 वाला नॉन करंट एसेट जब ख़रीदते थे, उसको रिकॉर्ड कब करते थे? जब आपको ये उम्मीद होती थी कि फ्यूचर में इससे बेनिफिट आएगा, कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो सकती थी, ठीक है। फिर आप उस एसेट की कॉस्ट में कुछ कॉस्ट्स ऐड कर लेते थे। परचेज प्राइस में आप कहते थे जी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को ऐड कर लो, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड कर लो, फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह सारा कुछ, वो ऐड कर लो। तो कुछ याद आ रहा है IAS 16 के अंदर? बस कुछ ऐसी मिलती जुलती बात इधर भी है। अगर हम इनटेंजिबल एसेट को सेपरेटली एक्वायर करें, यानी खरीदें, ठीक है ना, जैसे टेंजिबल को खरीदते थे, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन है। पेज 204 पे पॉइंट 1 देखें तो, परचेज्ड सेपरेटली या सेपरेट एक्विजिशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। अलग से इंटेंजिबल खरीदा, किसी बिजनेस के साथ लग के नहीं आया कि पूरा बिजनेस खरीदा हो, अलग से इंटेंजिबल खरीदा, ठीक है। नॉर्मली द प्राइस एन एंटिटी पेज टू एक्वायर सेपरेटली एन इंटेंजिबल एसेट will reflect expectations about profitability that the expected future economic benefits embodied in asset will flow to entity. Therefore, the probability recognition criteria in para 21 is always considered to be satisfied for separately. इतनी लंबी बात में मतलब की बात सिर्फ इतनी सी है जी कि आपको हाँ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स जो हैं वो एंटिटी को आने हैं। प्राइस में तो मतलब पैसे क्यों भरता है कोई बंदा किसी एसेट के लिए?
उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इंटेंजिबल के बारे में भी वही कह रहा है कि प्राइस जो एंटिटी किसी इंटेंजिबल को एक्वायर करने के लिए जो पे करती है, ठीक है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही होती है, वो उस फायदे की तरफ इशारा कर रही होती है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको इस एसेट से मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब पहली बात, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज हो, ठीक है। और दूसरी बात, इन एडिशन कॉस्ट ऑफ अ सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल कैन यूजुअली बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है जी। दिस इज पर्टिकुलरली स्लो व्हेन द परचेज कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर मॉनेटरी एसेट। इररिलेवेंट, मतलब बात तो रेलेवेंट है लेकिन इतनी काफ़ी है हमारे जहन के अंदर रखनी, यानी ये मिलती जुलती बात ही, ठीक है, कि आप इंटेंजिबल को कब खरीदेंगे, कब पैसे पे करेंगे उसके लिए, जब फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हों, ठीक है, और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके, ठीक है। अब कॉस्ट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ अ सेपरेटली, इतनी लंबी बात को हाईलाइट करने की वजह सिर्फ इतना, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल में क्या क्या हो सकता है। स्टैंडर्ड ने कहा, ये सारे पैराज हैं, देखें ये पैराज के अंदर लिखी हुई बातें हैं, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैरा लिखा होना। वैसे तो वो भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको पता होता है, जैसे आपको अभी भी पता है इन बातों का, आप पढ़ेंगे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और याद भी आ रहा होगा। कॉस्ट में क्या कुछ होता है, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड, तो क्या क्या होना चाहिए और क्या माइनस कर देना है। और उसके बाद एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एसेट फॉर इट्स, ऐसे नहीं लग रहा ये 16 ही चल रहा है, लग रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही है। छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं, हमने एक इंटेंजिबल, पता है कौन से एसेट्स होते हैं, कोई एग्जांपल्स, ऐसी बातें हमने शुरू कर दी। असल में ना मैं स्टैंडर्ड पता आपको, आज पढ़ना तो है नहीं, हमने इंट्रोडक्शन है इसलिए ना गपशप लगा रहा हूँ मैं, तो नाम नहीं लिखा मैंने इंटेंजिबल का उस तरह से, है ना। तो पता है कोई इंटेंजिबल होता क्या है, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस, गुडविल, पेटेंट। चलो सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपके जहन में आया है, फॉर्मूला ऑफ करेला कोला, ट्रेडमार्क, ओ वाह, एक सॉफ्टवेयर है जो हमने परचेज किया, तो परचेज प्राइस यानी बाय किया हमने, लेट से वो 75 रुपए का, ठीक है जी, और कुछ बाहर से बाय किया था, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी उस पर पड़ गई 12 रुपए की लेट से, और कुछ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, गल्ला ना करो, 13 रुपए के नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आ गए, और कुछ रिफंडेबल टैक्सेस हैं लेट से 4 रुपए के, ठीक है जी। अब ये टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, तो टोटल बताओ, 90, बस ये 96 ही इस इंटेंजिबल की कॉस्ट है। कर दें कैपिटलाइज, नहीं, जर्नल एंट्री करके देखते हैं। जर्नल एंट्री के अंदर इंटेंजिबल आना है, ठीक है जी, इंटेंजिबल, तो बता दो जो बनता है वो बताओ, मैंने तो नहीं देखा। 15, हाँ 25 तो ये हो गया, 104 बनता है, ठीक है। अच्छा सुनो, अभी मैंने इंटेंजिबल की बात नहीं, ये तो मैंने टोटल कॉस्ट्स हैं, ये क्या हैं, ये रुपीस के अंदर खर्चे हुए हैं टोटल, और नीचे उन्होंने 104 लिखा हुआ है। आप पागल थोड़ा ही है कि आप ये 104 उठा कहेंगे ये इंटेंजिबल है, आप तो ध्यान से देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंटेंजिबल का हिस्सा बननी चाहिए, क्या क्या नहीं बननी चाहिए। अब इंटेंजिबल की कॉस्ट में क्या कुछ आ सकता है, 75 आ सकता है, 12 आ सकता है, 13 आ सकता है, बस कितना, 100 रुपए का इंटेंजिबल है। लेकिन आपने बच्चों कैश 104 का पे कर दिया है, ये 4 रुपए हैं,
एक्सपेंस करें या एसेट बनाएं? एक्सपेंस करें या एसेट बनाएं? है क्या वैसे ये चार? टैक्स है, टैक्स टैक्स। एक्सपेंस करें या एसेट बनाएं? उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ने जब देखना है ना ये सॉफ्टवेयर आपने मंगाया, वाह 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 वाह, हम तो बड़े खुश हुए, चलो ये टैक्स तुम वापस ले लो। तो ये रिफंडेबल, रिसीवेबल होता है, और जस्ट हो जाए या पैसे मिल जाए एक ही बात होती है, ठीक है। तो हम इसको रिसीवेबल कहेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी ऐसे ही हमने ज़रा बात कर ली कि इंटेंजिबल रिकॉर्ड कैसे होगा, इसकी एंट्री कैसे होगी, ठीक है जी। क्या क्या चीज़ आ सकती है, क्या नहीं आएगी, क्लियर है जी। चलें जी, ये छोटी सी एग्जांपल थी, हमने उस पैरा को थोड़ा सा पढ़ लिया फिगर्स की फॉर्म में। अब इस पैरा को देख लें ज़रा। कॉस्ट में परचेज प्राइस होनी चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए, हाँ कोई ट्रेड डिस्काउंट होता तो वो माइनस कर देते, ठीक है, पर वो मैंने नहीं लिया, ठीक है। और उसके बाद कोई और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा भी हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो कहता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे क्या हो सकते हैं, बिल्कुल वही वाले नज़र आएंगे इंशाल्लाह आपको, ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की एग्जांपल्स क्या हैं, कहता है जी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स as defined in IS 19 arising directly from bringing the asset to its working condition। एम्प्लॉय बेनिफिट कोई से पैसे जो आपने अपने उन मुलाजमों को दिए जिनसे आपने मिसाल के तौर पे इंस्टॉलेशन वर्क आपने करवाया फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है जी, और उनको आपने उस इंस्टॉलेशन के लिए कुछ पैसे पे किए। तो ये क्या है, जो पैसे उनको पे किए ये उनके उन एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट है ना, ठीक है। लेकिन वो बेनिफिट एसडी कॉस्ट में ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट वो वाली है जो अराइज कर रही है डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स, समझ आती है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल फीस अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिंगिंग द, आपने कंसल्टेंट बुलाया और उससे आकर कहा कि ज़रा यार इस इंस्टॉलेशन को आप ही सुपरवाइज करो भाई, ठीक है, आप ही देखो, हमें तो समझ नहीं आ रही, हमसे तो वो मतलब एक सादा सी को मशीन भेज देना कोई बंदा घर पे, तो वो हमसे नहीं जुड़ती है, तो ये तो तुमने इतना बड़ा प्लांट भेज दिया जिससे हमने कल को कोई है वो टॉफ़ियाँ बनानी है, तो भाई तुम खुद ही अपना कंसल्टेंट भेजो, ठीक है, हम उसके चार्जेस पे करेंगे, वो ही आके इंस्टॉल करवाए। तो ये भी क्या है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट की मतलब ऐसे प्रोफेशनल को लाए जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कोई मतलब मशवरे दे रहा है, तो उसकी कॉस्ट भी क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। और ये भी क्या, देखो ना, पहली बात क्या है, उसी तरह से पुरानी बात, उसने कहा कब रिकॉर्ड करेंगे, वही दो बातें तकरीबन, जब कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, फ्यूचर बेनिफिट्स हो। फिर हमने कहा अच्छा किस पे करेंगे इनिशियल मेजरमेंट, हमने कहा कॉस्ट पे। कॉस्ट में क्या होगा, बातें वही उसी तरह की, कॉस्ट में क्या होगा, परचेज प्राइस होगी, इंपोर्ट ड्यूटी होगी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह हो तो माइनस कर देंगे, और सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है वो होंगी। हमने कहा अच्छा ये तो तुमने लिख दिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या क्या होगा, हमने कहा टेंशन ना लो, एम्प्लॉयज़ को अगर कोई एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ को कोई पैसे दिए हैं तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हों। याद करें एक सवाल आया होगा आपके FAR 1 के अंदर, पास पेपर में था कि आपका मैनेजर है, उसको आप मंथली सैलरी दे रहे हैं, उसने सुपरवाइज कर दी इंस्टॉलेशन, एक्स्ट्रा पैसे उसको पे नहीं किए, तो ये जो वक्त उसने लगाया है लगाता रहे, उसकी सैलरी का कोई हिस्सा एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं करना, क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन वो नहीं है। लेकिन अगर हाँ वो तो वैसे भी देने थे पैसे उसको, हाँ अगर आप कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे करोगे, यार इसकी इंस्टॉलेशन को ज़रा आप सुपरवाइज कर दो, आपको हम एक्स्ट्रा इतना पे करेंगे। अब वो एक्स्ट्रा क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट, वो उसकी वजह से अराइज हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट जो हमने एडिशनल पे किया है, ठीक है ना, तो ये ज़हन में रखना। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स डायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम मेकिंग द एसेट इन वर्केबल कंडीशन, या प्रोफेशनल फीस टू ब्रिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन, या कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग टेस्ट रन, ठीक है जी। वेदर एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो हाँ, ये जहन में भाई की बात आई है कि नेट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ सैंपल्स प्रोड्यूस, यानी हमने टेस्ट रन किया था IS 16 में ना, FAR 1 में जब हमने टेस्ट रन किया था ना, तो थोड़ी सी टॉफियां बन गई थी। हमने कहा था ये सैंपल के तौर पे सस्ते दामों में बेच दो। अच्छा, नॉर्मली इंटेंजिबल को जब हम टेस्ट रन करते हैं ना, खुद अगर बना रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो टेस्ट रन करते हैं, तो उसकी कोई नॉर्मली ना सैंपल प्रोड्यूस होते नहीं है उसके अंदर। इस वजह से स्टैंडर्ड ने यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का दिल कर रहा है ना, तो हम IS 16 के कॉन्टेक्स्ट में ही इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल और बनाते हैं, लेकिन IS 16 के अंदर इसको अप्लाई कर देंगे। अगर इस तरह की कोई बात वो बना लेता है पर्चे के अंदर IS 38 से रिलेटेड, तो सीखा हुआ तो हमने था, रिवाइज हो गया, अप्लाई भी कर लेंगे, ठीक है। वैसे मैं कह रहा हूं IS 38 के अंदर टेस्टिंग कॉस्ट तो होती है, लेकिन नॉर्मली उस टेस्ट रन के दौरान कोई ऐसे सैंपल्स नहीं बनते कि जिनको सस्ते दामों बेच के आप कुछ पैसे ले भी लें तो आप उसको कम कर रहे हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे याद आ रहा है टेस्ट रन में से माइनस होती थी, किस किस को याद आ रहा है? कोई बात नहीं, जिनको याद नहीं आ रहा ये उनके लिए एग्जाम्पल है, और जिनको याद आ रहा है उनको पक्का हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर IS 38 में इसको यूज करेगा कॉन्सेप्ट को, तो हम भी इसी को ही यूज कर लेंगे, तरीका आता होगा, ठीक है ना। नॉर्मली होता नहीं है, ओके। तो IS 16 के अंदर ही इस बात की, इस कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करते हैं। हमने एक प्लांट पौधा, ठीक है, 200 रुपये में खरीदा, टेस्ट रन कॉस्ट इसके ऊपर हमारी लग गई 50, और सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सैंपल सेल्स ये आ गई लेट से 20 रुपये। तो ये प्लांट के जो पैसे हैं ये आउटफ्लो है हमारा, टेस्ट रन कॉस्ट ये भी आउटफ्लो है। लेकिन हाँ, अब क्या सीखा था बचपन में कि प्लांट की जो कॉस्ट है जी, वो प्लांट की कॉस्ट 200 के अंदर आपने ऐड करना है टेस्ट रन कॉस्ट को, लेकिन वो 50 की कॉस्ट में से इस 20 को माइनस कर दो, नेट 30 को आप एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना लो, और टोटल एसिड की कॉस्ट बन जाएगी 230, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने IS 16 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रखा है कि अगर हमने कोई एसिड खरीदा है, उसको टेस्ट रन करना है, तो टेस्ट रन की कॉस्ट को उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी खर्चा है। एसिड को, एसिड जिस तरह से चाह रहे थे वो उस तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा, तो टेस्ट रन इसलिए करते हैं, तो ज़रूरी खर्चा है, ऐड तो करना है। लेकिन अगर उसमें कोई टेस्ट रन के दौरान कोई सैंपल्स, कोई प्रोडक्शन हो गई है, और उसको आपने नॉर्मली सस्ते दामों ही बेचते हैं, बेचकर कोई प्रोसीड्स हासिल कर ली हैं, तो वो प्रोसीड्स फिर माइनस भी होनी चाहिए। तो अलग से 50 और ऐड और 20 लेस नहीं करते, हम नेट टेस्ट रन कॉस्ट को ही ऐड कर दिया करते हैं, ठीक है, ओके। अब यही चीज़ अगर वो IS 38 के अंदर किसी इंटेंजिबल के साथ टेस्ट कर ले, तो आप उसका यही ट्रीटमेंट कर लेना। टेस्ट रन कॉस्ट अगर ऐड करनी है, तो कोई प्रोसीड्स अगर हो जाएं तो उनको माइनस भी करेंगे, ठीक है। हाइब्रिड वालों, ठीक है, जाग रहे हो ना? आ रहा हूं मैं, डरा रहा हूं फिलहाल तो। अच्छा, तो ये बातें याद हो गई, तो साथ साथ ही याद हो रहा है, इतना आसान काम है, ठीक है, कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, तो इंटेंजिबल को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये कौन सा इंटेंजिबल बात हो रही है? जो सेपरेटली परचेज किया। हम ना इंटेंजिबल खुद इंशाल्लाह कल बनाएंगे, इंटरनली जनरेटेड, हाँ हम खुद बनाएंगे भी सही, उसकी काउंटिंग सीखेंगे। फिलहाल आज बात कर रहे हैं इंटेंजिबल जो खरीदा जाता है। तो खरीदे हुए इंटेंजिबल के बारे में अगर फ्यूचर में बेनिफिट आने की उम्मीद है और कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो सके तो रिकॉर्ड कर लो। कॉस्ट में क्या आएगा? परचेज प्राइस आएगी, इंपोर्ट ड्यूटी आएगी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आएंगे, और ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स वगैरह माइनस कर देना। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे कौन से? जो उस इंटेंजिबल को वर्केबल कंडीशन में लाने तक के लिए जरूरी हैं, वो क्या कर देना? ऐड।
उसकी स्टैंडर्ड एग्जांपल ये पैरा के अंदर पड़ी है, पैरा 28 में ये पड़ी है, याद नहीं करना। तो ये पैरा साथ साथ लिखे हुए हैं, ठीक है, हाईलाइट किए जा सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स डायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्केबल कंडीशन, फिर प्रोफेशनल को भी वही पैसे दिए वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए, फिर टेस्ट रन नेट कर लेना। ये क्या है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, यानी परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा ये कुछ चीज़ें भी कॉस्ट में ऐड हो जाती हैं। और कौन कौन सी कॉस्ट में ऐड नहीं होती? एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंडिचर दैट आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट आर, वही वाले हैं, देखो स्टैंडर्ड के अंदर बिल्कुल सेम, वही नहीं नजर आ रहा आपको? याद भी आ रहा होगा FAR 1 में पढ़ा हुआ IS 16, जिसके अंदर ये चीज़ें एंड पे निशान भी लगाए होंगे आपने, है ना, ये पैरास के ऊपर। तो कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, ये एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो होती है, क्या इसको एसेट कॉस्ट का पार्ट बनाना चाहिए? भाई आप एडवर्टीजमेंट के बाद बिल्कुल भी ये श्योर नहीं हो सकते कि आपका कस्टमर जो है वो उस चीज़ को ख़रीदेगा, ठीक है? तो एडवर्टीजमेंट तो कभी भी एसेट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। फिर कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, आप श्रीलंका के अंदर जाके अब चीज़ें बेचने लगे हैं, तो आपको श्रीलंकन ना ज़बान आती है, ठीक है, ना वहाँ के रख रखाव तौर तरीके का पता है, तो आपने अपने कुछ स्टाफ को, चाहते आप यही है कि वहाँ के बंदे ना हो, यहाँ के 2-4 हमारे काबिल एतमाद बंदे वहाँ जाएं, कुछ वहाँ के भी हों, तो आपने उनको क्या किया? ट्रेन, ताकि आप उस नई लोकेशन में जाकर उस बिज़नेस को कर सकें, ठीक है? तो वो जो आपने उनको श्रीलंकन ज़बान सिखाने के लिए और वहाँ के खाने पकाने सिखाने के लिए बहुत सारे काम जो आपने, जो ट्रेनिंग कॉस्ट आपने इनकर की है, क्या आप उसको इंटेंजिबल बना लें, एसेट कॉस्ट का पार्ट बना लें? क्यों नहीं बना सकते? कंट्रोल नहीं है, एम्प्लॉइज़ पे भी हमारा कंट्रोल नहीं, ठीक है ना? एम्प्लॉइज़ पे ये जो अभी PSL ख़त्म हुई है, ठीक है, प्लेयर्स को कितने कितने पैसे दिए हुए थे फ्रेंचाइज वालों ने, ठीक है, लेकिन वो अपनी बैलेंस शीट में कभी उनको एसेट के तौर पे, इंटेंजिबल के तौर पे शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लेयर्स को कौन कंट्रोल कर सकता है? आप कहोगे सर बात ऐसे नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ जी, उन्होंने कहा हुआ है एम्प्लॉय से हम ना बॉन्ड साइन करवा लेंगे, ठीक है, कि भाई तुम 5 साल से पहले छोड़ के नहीं जाओगे। तो कहा हाँ ठीक है, बॉन्ड साइन कर लेगा, ट्रेनिंग दे लेंगे, उसके बाद कहेगा मैं जा रहा हूँ। ने कहा तुमने कहा था 5 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करके दिया था कि तुम नहीं जाओगे, तो कहेगा हाँ ठीक है 5 लाख पकड़ो, मैं फिर भी जा रहा हूँ। तो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इसमें क्या लिया? स्टाफ ट्रेनिंग, तो स्टाफ ट्रेनिंग लिखा ही हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आ गई कि आपने को ज़बान वगैरह सिखाई है, तो ये क्या है? ये इंटेंजिबल, ये एसेट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना। वो एसेट पहले टेंजिबल था तब भी नहीं बना था, आज इंटेंजिबल है तब भी नहीं बन रहा। और एडमिन और जनरल ओवरहेड्स, ठीक है जी, ये तो कभी भी नहीं बनते। आपका प्लांट तैयार होकर चलने लग गया, अब हर महीने बिजली का बिल आ रहा है, आप उसको एसेट कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। क्यों जी? सर ज़रूरी खर्चा है, बिजली नहीं होगी तो क्या प्लांट चलेगा? जैसे आपका पेट्रोल ना हो तो बाइक चलेगी, तो क्या आप बाइक 5 साल पहले जो खरीदी थी उस वक्त 17,000 की, क्या आज वो हो नहीं गई होगी 1.5-2 लाख की? हर रोज़ पेट्रोल डलते पेट्रोल ही बड़ा महंगा हो गया अब तो, हैं? तो भाई ये सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस जो होते हैं, एडमिन और जनरल ओवरहेड्स जो होते हैं, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, अनलेस नहीं, वो बाद में, वो बाद में, वो अलग से देखेंगे। अनलेस डायरेक्टली, किधर गया? ये अराइजिंग डायरेक्टली हो जाए। ये जो एग्जांपल मैंने वहां पे बताई भी थी आपको कि हमारा जो फैक्ट्री मैनेजर है उसकी सैलरी हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, हमारा एक एडमिन मैनेजर है, उसकी सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ठीक है, या जनरल कॉस्ट है। अब अगर वो उसी सैलरी में रहते हुए कोई काम कर रहा है तो हम क्या कह रहे हैं? नहीं, इसको एसिडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। लेकिन साथ ही हमने उसको ये कह दिया, हाँ, अगर तुम इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करो ना तो तुम्हें हम 30,000 मंथली एक्स्ट्रा देंगे। अब है तो वो ओवरहेड है, तो ये इंस्टॉलेशन की डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं है, मटेरियल नहीं लग रहा,
लेबर नहीं, वो जो लगी हुई है वो नहीं है, कंसल्टेंट नहीं है, सिर्फ सुपरविजन के लिए आ गया मैनेजर, तो है तो ओवरहेड, लेकिन चूंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो गया तो फिर ये कॉस्ट का पार्ट बन भी सकता है। ठीक है, रह जाएगी बात याद। कब एसेट की कॉस्ट में कॉस्ट्स को ऐड करना रोक देंगे? वहां पे ये पढ़ा था, यहां देखते हैं क्या कहता है, शायद थोड़ी सी अंग्रेजी आगे पीछे हो। ठीक है, वहां पे तो यही कहता था IAS 16 के अंदर कि जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए कॉस्ट उसमें ऐड करना रोक दो, फिर उसको डेप्रिशिएट करो यूजफुल लाइफ पे। और फिर एक अलग बहस थी कि अगर फ्यूचर में कोई खर्चा कर देते हो तो कब उसको एसेट बनाना है, कब एक्सपेंस आउट करना है। यहां पे भी ऐसी बात है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। ठीक है, अभी नहीं पर फिर कभी। ठीक है, अभी फिलहाल जो लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। आप भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूं? अच्छा, रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट्स इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल सीजेस, रोक देनी, कॉस्ट्स को रिकॉर्ड करना, एसेट की अंदर कॉस्ट को ऐड करना रोक देना है। कब? when the asset is in condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by, वही बात होगी तकरीबन। ठीक है, कि जैसे हम चाह रहे थे, अगर उस हालत में एसेट आ गया तो आप उसके अंदर कॉस्ट को ऐड करना रोक दो। Therefore, cost incurred in using or redeploying, ऐसे थोड़ी सी एग्जांपल दी थी अभी अभी कि प्लांट को चलाने के लिए बिजली जरूरी, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी, पेट्रोल नहीं होता पेट्रोल होता है। ठीक है, अच्छा तो पेट्रोल जी होता है यार, होता है, मजाक कर रहा हूं, नाराज क्यों हो जाते हो तुम? ठीक है, नाराज हो गए तुम? नहीं, हो जाओ हो जाओ। कैसे गुजारोगे? 3 कैसे हैं भाई? हेलो, क्या मतलब 3 महीने हैं? ये 10 दिन अलग रखो, अप्रैल भी थे, मई भी थे, जून भी थे, जुलाई, 4 तो ये सीधे सीधे हैं, ये 10 दिन अलग हैं। 2-3 दिन अगस्त के भी लग जाते होते हैं, पता है ना आपको, 2 ईदें भी आ रही हैं, नहीं लगने देंगे इंशाल्लाह। इरादा तो ये हफ्ता पहले शुरू इसीलिए किया है। बहरहाल यार अभी से वो बातें क्यों कर रहे हो यार, अभी पहला लेक्चर है आज, क्या हो गया यार तुम्हें जी। एसेट की कॉस्ट में चीजों को ऐड करना रोक देना है जब वो हमारे तबीयत जो चाह रही थी कि वो ऐसा काम करे वैसा करने लग गया। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर, पहले यहां पे इसको हाईलाइट कर लें, रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट ceases when asset is, पैरा 30 में लिखा हुआ है, याद तो ये भी कोई नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब वो आगे बता रहा है, therefore cost incurred in using। अब आप कहोगे सर इंटेंजिबल को यूज करने की कॉस्ट क्या होती है? भाई हो सकता है इंटेंजिबल को यूज करने की कॉस्ट भी कोई बिजली लगती हो, कंप्यूटर को चलाने के लिए इंटेंजिबल तभी चलता हो, कंप्यूटर चलता हो, उसके ऊपर AC चलता हो, अब ये कॉस्ट ही तो आ रही है। तो इंटेंजिबल को यूज करने की कॉस्ट, वो कह रहा है नहीं, इसको एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं करना, मिसाल दे रहा है ना। फिर रीडिप्लॉइंग, एम्प्लॉय ए है, एम्प्लॉय बी है, इसके कंप्यूटर से इस सॉफ्टवेयर को मैंने इसके कंप्यूटर में कन्वर्ट करवाना है, कुछ कॉस्ट पड़ रही है, कुछ कॉस्ट वो जिनका सॉफ्टवेयर है वो, क्योंकि सिस्टम चेंज होना है, ठीक है, बहुत मसले मसाइल, सिक्योरिटी फीचर्स अपने, कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है मुझे, तो ये कॉस्ट एसडी कॉस्ट में ऐड ना कर लूं? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये रीडिप्लॉय करने की कॉस्ट है, ये इंटेंजिबल को अवेलेबल फॉर यूज ऑलरेडी था, वो तो पहले हमने सीज कर दिया था उसको, चीजों को ऐड करना, क्योंकि वो उस कंडीशन में आ गया था जिसमें हम चाह रहे थे। ठीक है, तो अब उसको यूज करना है या रीडिप्लॉय करना है, उसको क्या करेंगे? एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं करना। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और रीडिप्लॉइंग एन इंटेंजिबल आर नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। ये समझ आता है? एक चीज और भी लिखी हुई है जो कि एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं करनी, सीज कर देनी है, कॉस्ट ऐड करना, और उसके बाद वाली चीजें उस एसेट को चलाने के लिए, उसको तब्दील करने के लिए, या
उसको ऑपरेट करने लगे तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज आए, उन लॉसेज को भी एसेट की कॉस्ट में ऐड। ये क्या होता है, लेट्स समझ इट। हमने एसेट ओ नहीं, और वो ऑपरेटिंग लॉस नहीं है जानी, वो तो एसी तो आके लग जाना था, उसके दौरान आपसे कोई डैमेज हुआ है तो वो तो एक्सपेंस आउट हो जाता था, ये वो बात नहीं है। एसी चलने के बाद कोई खर्चे कर रहा है, मतलब ऑपरेट करने पर वो एसी समझ नहीं आएगा, वो समझ आएगा हमें। एक मिसाल के तौर पे हमने प्लांट इंस्टॉल किया, या आप कहोगे सर इंटेंजिबल की बात समझाया करें, चलो पहले प्लांट से समझ लेते हैं, ठीक है, फिर इंटेंजिबल के ऊपर भी ले आएंगे। वैसे इंटेंजिबल भी बहुत मुश्किल नहीं, आसान है। फॉर्मूला एक आपने बनाया, ठीक है, कौन सा कोला बनाया था अभी क्लास के स्टार्ट में, करेला कोला हमने बना लिया, ठीक है। अब वो फॉर्मूला कल इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे ना, करेला कोला बनाना नहीं सीखेंगे, अकाउंटिंग सीखेंगे इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की। जब हम कोई इंटेंजिबल बना लेते हैं तो एक खास वक्त के बाद पहले कुछ एक्सपेंस करते रहते हैं, फिर एक खास वक्त के बाद उसके अंदर होने वाली कॉस्ट को ऐड करते हैं, तो वो इंटेंजिबल की कॉस्ट बन जाती है। अब जब वो फॉर्मूला तैयार हो जाता है ना, तो उस फॉर्मूला को हवाले किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। किस लिए, कमर्शियल यूज के लिए, यानी अब वो करेला कोला इस फॉर्मूला के तहत बनाएंगे, बना के बेचेंगे। मुंह भी कड़वा हो गया है ना, कोई और कोला कर लेते हैं, चलें आप चलने दें, ठीक है। तो करेला कोला का फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अब वो होने के बाद हमने प्रोडक्शन वालों के हवाले कर दिया कि जी आप इससे करेला कोला बनाएं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने बनाया नहीं, हमने ख़रीदा है ये फार्मूला। ऐसा हम फार्मूला कैसे बनाते हैं, ज़रा आसान कर लें ना, और ठीक है। तो यकम अप्रैल, ठीक है जी, हमने एक इंटेंजिबल को बाय किया, फार्मूला बाय किया हमने, ठीक है जी, ठीक है, 15,000 रुपये का लेट से, ठीक है जी। ये हमने ख़रीद लिया, ठीक है। अब ख़रीद लिया, अब हमने इस फार्मूला से, करेला कोला के फार्मूला से करेला कोला बनानी शुरू कर दी। यकम अप्रैल से हमने ये काम शुरू किया, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक हमने 3 महीने तक करेला कोला बनाई, ठीक है। करेला कोला बनाई भी और बेची भी, ठीक है। अब पता है आपको करेला कोला है, नहीं करेला कोला है, आप एकदम से ऐसी चीज़ को, फ़ायदे लोगों को पता लगेंगे करेले के, तो फिर जाके वो पीना शुरू करेंगे ना। फिलहाल तो इतनी जल्दी इसकी सेल कोई बूस्ट नहीं हो जानी, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो वैसे भी आपको पता है जब ज़रा लार्ज स्केल पे जाएं तब जाके मिलना शुरू होती हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपने जो करेला कोला बनाई वो 4,000 रुपये की बिकी, लेकिन आपको ये कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय ना मैं एक्सपेंस कह देता हूँ, टोटल सारे एक्सपेंसेस, ठीक है। ये करेला कोला बना के बेचने के लिए जो टोटल खर्चा आपका आया 4300 4200, एक ही बात है, ठीक है जी। अब आपको 300 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये लॉस बच्चों ये किसी और वजह से नहीं है, ये ऑपरेशंस की वजह से आया। यानी हमने जो अपना फार्मूला बनाकर लॉन्च कर दिया था, तो ऑपरेशन उस एसेट ने स्टार्ट कर दिया ना। इसको आसानी से समझना है, इंटेंजिबल भी अप्लाई कर लेना। आसानी से समझना तो क्या है, आपने एक प्लांट इंस्टॉल कर लिया, अब वो प्लांट इंस्टॉल हुआ है, लेकिन जो उससे चीज़ आपने बनाना शुरू की है, अभी मार्केट ने उसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया, अभी कॉस्ट आपको बहुत हाई पड़ रही हैं, लेकिन रेवेन्यू अभी उससे इतना नहीं आया, तो ऑपरेशंस पे लॉस आ गया। अब किसी सियाने ने आपको कहा यार ये ऑपरेशंस का लॉस भी तो इस एसेट की वजह से ही है, ये चला है तो ऑपरेशन हुआ और लॉस आया, तो इसको भी एसेट कॉस्ट में ऐड कर दो। स्टैंडर्ड ने कहा बंदे के बच्चे बनो, ठीक है। इसको आपने, ये क्या है ये इसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स में डिक्रीज के लिए, तो प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा, ये रिटेन्ड अर्निंग्स को अल्टीमेटली जाके डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स तो हो सकती हैं, लॉस है ना, लॉस डेबिट नेचर की चीज़ है, और एसिडी कॉस्ट में भी जो चीज़ ऐड होती है वो भी
डेबिट ही होती है, तो डेबिट ही करना है। लेकिन वो डेबिट जो है वो प्रॉफिट वो इसमें इंटेंजिबल की कॉस्ट में नहीं कर सकते इस ऑपरेटिंग लॉस को, बल्कि उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करेंगे, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेगा। ठीक है ना, और सही है। तो इसका मतलब अगर कोई मुझसे ये कहे कि इंटेंजिबल की कॉस्ट बैलेंस शीट के अंदर जो हमारा इंटेंजिबल होगा, और वो कहाँ नज़र आएगा वैसे, नॉन करंट एसेट्स में, ये इंटेंजिबल, ये फॉर्मूला हमारा, ये कितनी कॉस्ट पे नज़र आएगा, उसका आंसर है 15,000। ठीक हो गया जी, ये बात समझ आ गई अब। तो ये ऑपरेटिंग लॉसेस, वैसे तो IAS 16 के अंदर भी एक लाइन लिखी होती है, लेकिन वहाँ बस एक लाइन लिखी होती है, इतनी ज़्यादा उसकी एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे बहुत है। उसकी वजह ये है कि IAS 1037 के अंदर, ये दो स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग में इकट्ठे बोल दी जाते हैं। ठीक है, IAS 37 के अंदर जाके इसके ऊपर हम जो है वो काफ़ी इसके ऊपर फिर काम करेंगे, तो ये आज सीख लिया, वहाँ पे जाके भी हेल्प कर देगा। ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होते हैं, समझ आ गई। ठीक है, ऑपरेटिंग लॉसेस वो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस जो एसेट की ज़िंदगी के शुरू के सालों के अंदर, क्योंकि अभी तक वो इतना उस प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा लोगों के अवेयरनेस नहीं हुई है, तो वो एसेट की ज़िंदगी के शुरू के सालों के अंदर जो लॉसेज होते हैं उन्हें ऑपरेटिंग लॉसेज कहते हैं, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज। उनको कभी भी आपने एसेट कॉस्ट का, चाहे वो टेंजिबल होता था या चाहे आज इंटेंजिबल है। ठीक है, लें जी, लै पिक जी, लीजिएगा पिक्ट्यूरे। नहीं सही आ रही तस्वीर। ठीक है जी, अच्छा यार, थ्योरी कुछ ज़्यादा नहीं हो गई, थोड़ी सी थ्योरी अब एंड पे पढ़ते हैं, आखिरी 10 मिनट। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, पहला दिन है, आपको पता है ज़्यादा पढ़ना तो है नहीं हमने, हम ना इम्पेयरमेंट की रिवीजन कर लेते हैं। IAS 36 याद है वो शायद सवाल भी वैसा ही आपको मिल जाए यहाँ पे, हो सकता है अभी जब हम सवाल देखेंगे तो, नहीं तो उससे मिलता जुलता ज़रूर होगा। इम्पेयरमेंट को रिवाइज इसलिए कर रहे हैं, कोई शौक नहीं पड़ा हुआ हमें, वो इम्पेयरमेंट इस स्टैंडर्ड के अंदर भी, जैसे IAS 16 पे डेप्रीसिएशन भी होती थी और इम्पेयरमेंट भी होती थी, वैसे ही IAS 38 में अमोर्टाइजेशन भी है और इम्पेयरमेंट भी है। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ एसेट्स ऐसे हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे कल या परसों में, जो अमोर्टाइज करते ही नहीं हैं, उनको सिर्फ करते ही इम्पेयरमेंट से गुजारते हैं बगैर किसी इंडिकेशन के। तो इसलिए इम्पेयरमेंट बाहर यहाँ पे यूज़ होना है, तो ज़रा इम्पेयरमेंट को रिवाइज करते हैं, फिर एंड पे वो फिर देखेंगे ना जब बारी आएगी। फिलहाल तो समझोगे इम्पेयरमेंट वापस चलेंगे FAR 1 के अंदर, इम्पेयरमेंट रिवाइज करते हैं, आसान सा सवाल। ठीक है, ओके, इधर देख ले कोई चीज़ रह तो नहीं की इधर। इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंसिडेंटल ऑपरेशन नॉट डायरेक्टली रिकॉर्डेड इमीडिएटली। ठीक है जी, इफ़ पेमेंट ऑफ एन इंटेंजिबल इज डेफर्ड बियॉन्ड, ये अभी ना पढ़ें, IFRS 15 के अंदर पढ़ना ही है हमने। ठीक है, इस पैरा को अभी आप पेंडिंग में रखें। ठीक है, IAS 15 के अंदर हमने ये चीज़ पढ़नी है बड़ी तफसील से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर 2-3 लेक्चर्स हमारे लग जाते हैं। हाँ, आएगा कहीं एंड पे जाके, बिल्कुल एंड पे, सेकंड लास्ट या लास्ट में IFRS 15 करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है वो किसी भी एसेट के ऊपर जब ये वर्किंग सीख लेंगे तो वो एसेट टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी इसी तरह से थोड़ी थोड़ी थ्योरी करके पढ़ते रहेंगे। कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम 1-2, लेकिन अब थोड़ा सा ना बोर हो रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं। आपने क्वेश्चन करना है जी, भाई साहब कह रहे हैं 224 नंबर सफ़े पे आ जाएं। वह मिलता जुलता सवाल है, ऐसा सवाल लगता है कि हमने बिल्कुल किया था, सिर्फ डाटा शायद चेंज था। ठीक है, बल्कि कई सवाल किए होंगे, बेसिक जो सवाल करते थे, तो वही बेसिक वाला सवाल ही करना है, बहुत तफसील में हमने नहीं जाना। ठीक है पहलवान जी, नींदर आई है पाइंदा जी, तो बेसिक सा सवाल ये इंशाल्लाह हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर 2-3 डेफिनेशंस पढ़ के आज छुट्टी कर लेंगे।
दिल नहीं कर रहा आज पढ़ने का ना बिल्कुल भी, तो शुरू करते हैं। अ कंपनी परचेज्ड अ बस कॉस्टिंग 500 ऑन यकम जनवरी 2013। इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 years। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ऑन 31 दिसंबर 2015 अ कंपेटिटर केम इन मार्केट, सो वी, ऐसी को बात हमने की थी कि हमारे पास कौन सा गुजर तैयार है? अच्छा, तो ये शायद डायवोम आ गई है, ये फैसल मूवर है, ये न्याजिया एक्सप्रेस है, कोई भी बस ऑलरेडी चल रही है और कोई दूसरी आ गई थी, यू टांग आ गई थी, ठीक है जी, तो आपकी टांग आ गई थी बीच में, ठीक है, अच्छे भले हम चल रहे थे, आपने ऐसे बीच में टांग अड़ा दी। तो कंपेटिटर आ गया 31 दिसंबर 15 को। कब खरीदा था हमने इसको? यकम जनवरी 13। तो 3 साल पुरसुकून अंदाज में हमारी बस चलती रही, 13, 14, 15 के एंड पे कंपेटिटर आ गया, ठीक है। अब जो कंपेटिटर आ गया तो वी डिसाइडेड टू चेक आर बस, किधर गया? आर बस फॉर इम्पेयरमेंट टेस्ट, ठीक है। अगर आपको अब याद हो कि इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या होता था तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन जिनको याद नहीं उन्हीं को याद कराने के लिए तो ये क्लास है, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट, इम्पेयरमेंट टेस्ट में हम 3 चीज़ें कैलकुलेट किया करते थे। सबसे पहली चीज़ होती थी बुक वैल्यू, फिर एक चीज़ हुआ करती थी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और फिर तीसरी चीज़ हुआ करती थी वैल्यू इन यूज, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें हम कैलकुलेट किया करते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट जब लगाना हो तो। ये तीनों क्या हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले तो आपकी सबसे फेवरेट बुक वैल्यू, ठीक है, बीवी जी, सीए हो नहीं रहा, अगलियां गल्लां कर लो जी। तो कंपनी परचेज अ बस कॉस्टिंग 500, तो कॉस्ट कितनी है? यकम जनवरी 13 को। यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। तो 3 साल गुजर गए, तो तीसरे साल के एंड पे खड़े होकर जिस दिन कंपेटिटर आया है उसी दिन हम इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार रहे हैं, और वो दिन है 31 दिसंबर 2015 का, ठीक है ना। तो अगर आप बुक वैल्यू निकालना चाहें तो 500 कॉस्ट है माइनस 500 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगी 1 साल की डेप्रीसिएशन। स्ट्रेट लाइन खामोश हो तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 500/5 ये आ गई 1 साल की डेप्रीसिएशन, लेकिन हमें ये 3 साल के एंड पे एसिड चाहिए, तो इंटू सर 200 की कौन सी बस होती है? 200 की कौन सी बस होती है? होती है भाई, हमारे यहाँ होती है। ये वो जो आपकी पेटी में पड़ी होती हैं, अलमारी में भी पड़ी होती हैं, ये वो बस है ना, बल्कि आजकल तो वो भी नहीं आती। अच्छा, ओके, नेक्स्ट। अगर हम ये एसिड, ये बस कंपेटिटर आ जाए ना, तो फिर हम कंपेटिटर आ जाए तो फिर हम अपने एसिड को बुलाते हैं अपने पास, एसिड इधर आओ, फिर उसके एसिड के सर पे हाथ फेरते हैं, और सर पे हाथ फेर के कहते हैं तुमसे हमें 2 तरह के फ़ायदे मिल सकते हैं, या तो हम तुम्हें इस्तेमाल किए जाएं और तुमसे कैश फ्लोज कमाएं ओवर योर रिमेनिंग लाइफ, या तुम्हें आज ही बेच दें, ठीक है। यूं तो फिर वो भैंस होगी, बस तो नहीं होगी, ठीक है। या तुम्हें आज ही बेच दें कसाई को, या तुम्हें रखें, तुम्हारे चारे का बंदोबस्त भी हो, मुलाजिम का भी हो, फिर दूध बेचें, या तो 2 साल तक ये काम करें, ठीक है, यूज़ करके कैश फ्लोज कमाएं, या तुम्हें आज ही बेच दें। ये तुम कह रहे थे, ठीक है, मैंने नहीं कहा, ओके। तो कोई सा भी एसेट है अगर, तो किसी एक मौके पे अगर, वो एसेट का मतलब ही क्या होता है अभी पढ़ेंगे, ऐसा रिसोर्स जो हमारी ओनरशिप में, हमारे कंट्रोल में है, ठीक है ना। तो कोई भी एसेट हमें जो हमारे ओनरशिप में हो 2 तरह के फ़ायदे दे सकता है, या उसको हम इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा लें
उसमें फिर हमें कुछ इनफ्लोज भी होंगे, लेकिन उसको एसेट को इस्तेमाल करने के लिए कुछ आउटफ्लोज भी होंगे। और दूसरा ये है कि हम उसको आज ही बेच दें, ये दोनों फायदे दे सकता है। तो जिस दिन कोई कंपेटिटर आएगा तो ये एक इंडिकेशन होती है इम्पेयरमेंट की, तो हम अपने एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने के लिए हम बुक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और फिर ये दो चीजें निकालेंगे, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और दूसरी वैल्यू इन यूज। सवाल से पूछते हैं, पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट 4 पे आओ पहले। इफ वी सेल बस टुडे दैट इज एट 31 दिसंबर 15, फेयर वैल्यू कितनी है 130 और कॉस्ट टू सेल, तो फेयर वैल्यू 100 नहीं, फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल 14, ठीक है जी। नजर आ रहा है एंड पे, ये ब्लू से लिखा है, नजर आ रहा है? अब नहीं लिखूंगा मैं, कभी भी मिटा देता हूँ। अच्छा जी, रेड से लिखता हूँ, 130 माइनस 14 इनर कॉलम में फिलहाल लिखें इसको, ठीक है। और नेक्स्ट इज वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब ये होता है कि आपने फ्यूचर में जो कैश फ्लोज कमाने हैं, ठीक है, वो तो फ्यूचर में मुख्तलिफ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितनी लाइफ बाकी है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम से पड़े होंगे, लेकिन आपने डिसीजन मेकिंग आज इम्पेयरमेंट टेस्टिंग आप कर रहे हैं 31 दिसंबर 15 पे खड़े होके, तो डिसीजन मेकिंग 31 दिसंबर 15 की हो रही है, तो बुक वैल्यू भी 31 दिसंबर 15 की है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी 31 दिसंबर 15 की है। तो फिर जितने कैश फ्लोज इसकी रिमेनिंग लाइफ में पहले पड़े हैं ना, उनको भी आप खींच के 31 दिसंबर 15 पे लाओगे, ताकि हर चीज 31 दिसंबर 15 पे पहुंच जाए और फिर आप उसको कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो हाँ, डिस्काउंटिंग को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो इंशाल्लाह इसके बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है IFRS 16 लीजेस का, उसमें है ही डिस्काउंटिंग, अखीर हो जानी है डिस्काउंटिंग, और डिस्काउंटिंग में PhD कर लेनी है, ठीक है। नहीं, PhD तो नहीं होनी, ज़रा ज़्यादा हो गया, बहरहाल बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, ठीक है डिस्काउंटिंग के अंदर जी। तो थोड़ा सा रिवाइज ज़रा करते हैं, भूल जाते हैं ना, इंसान हैं। इसी बस की कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। वी विल रिसीव 500 रुपीज़ पर ईयर इन एरियर का मतलब ये मुश्किल हो जाएगा, 500 पर ईयर एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब पता तो है आपको, लेकिन पहले ही दिन मतलब वो लीज वाली ज़बान शुरू कर देना तो ज़रा अच्छा नहीं ना लगता, बच्चा परेशान भी हो सकता है। परेशान तो नहीं हो गए? और डिस्काउंट रेट इस सवाल के अंदर हम अज्यूम करें कितना, 12 किसने बोला? इतनी गहरी आवाज़ थी माशाल्लाह, आपने बोला था, ऐसे जैसे दिल से निकलती है ना आवाज़, दिल से दूर, दिल से 12 जी। तो डिस्काउंट रेट क्या, कोई मसला तो नहीं, वैसे सही है ना? अच्छा, सवाल में लिखा हुआ है, लेकिन वो सवाल तो हम कर नहीं ना रहे। सवाल में कोई ये 500 लिखा हुआ है? नहीं ना लिखा हुआ, ये तो डिफरेंट सवाल है, वो सवाल की तरफ बाद में आएंगे। 500 भी लिखा हुआ है यार, कैश फ्लो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अपना सवाल अभी बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये 2010 है, फिर 2011 है, 2000, ये ऐसे एग्जाम्पल है जी, 12 है और 2013। ये 500 हमने 4 साल हमने लेना है, ठीक है। वी विल रिसीव ₹500 पर ईयर एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 ईयर्स, ठीक है ना जी, फॉर 4 ईयर्स। को ज़रूरी बात है तो कर लो फिर, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल है, सवाल पूरा इसलिए लिखा नहीं हुआ, सवाल मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखता जा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब
इस 500 500 500 500 को हम लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, लेट से हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो क्या तरीका है, इसके दो आदत तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसको क्या करो, आप इसको प्रेजेंट वैल्यू को पीवी लिख सकता हूँ, इजाज़त है। प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन यकम जनवरी 10, ये 10 का स्टार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन यकम जनवरी 10 निकालनी है, तो मैं कहूँगा भाई 500 को आप कर लो। चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n ओवर आई, यानी 500 इंटू 1 माइनस, कुछ याद आ रहा है, 1 प्लस 12% 1.12 कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कितने दफ़ा ये 500 आ रहा है, -4 डिवाइडेड बाय 0.12। जी आंसर बता सकते हैं? हम्म 15, आगे भी बोलो। बस ठीक है, हद हो गई। ये एनवीटी का फॉर्मूला हमने लगाया। तो एनवीटी का फॉर्मूला कब लग सकता है? बचपन में आपको बात सिखाई जाएगी, बात बचपन में सिखाई जाती है। 3 बातें होना ज़रूरी हैं, इंटरवल सेम, अमाउंट सेम, और अमाउंट नहीं, रेट सेम, तो रेट तो सेम ही होता है। तीसरी चीज़ होती है एक से ज़्यादा पेमेंट्स हैं, यानी कि ये अमाउंट से ये एक से ज़्यादा है। अगर एक ही हो तो फिर कौन सी एनवीटी, फिर तो सिंपल डिस्काउंटिंग होगी, ठीक है। तो 3 चीज़ें अगर होंगी, मल्टीपल, एक तो सेम इंटरवल सेम हो, दूसरा अमाउंट सेम हो, और मल्टीपल रिसीट्स या पेमेंट्स, ठीक है ना, जो भी है आप रिसीट या पेमेंट जो भी ले रहे हैं, ठीक है ना, मल्टीपल हों। तो ये 3 चीज़ें अगर हों तो आप एनवीटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हमने लगाया, ठीक है। और कोई तरीका है? यस, एक और तरीका भी है, ये अब रिवीजन चल रही है ना असल में डिस्काउंटिंग की। एज ऑन यकम जनवरी 10 निकालना है, तो आप एक 500 को वापस बुलाएं, ठीक है। ये वाला 500 1 साल पीछे आएगा, ये वाला 500 2 साल, ये वाला 3, ये वाला, काम ही बढ़ा रहे हैं अपना, चलो बढ़ा लेते हैं, देख लेते हैं, चलो ठीक है भाई, ना हो जी। 1.12 रेज टू पावर माइनस, ये पहला 500 आ गया इधर, फिर इस दूसरे को बुलाएं, प्लस 500 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 2, फिर इसको बुलाएं, ये 3 साल पीछे आएगा, इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 3, फिर इसको बुलाएं, बहुत दूर पड़ा हुआ है ये, 4 साल पीछे बुलाएंगे, इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 4। आंसर बताएं? आंसर तो सेम ही आना है, और जो है, ठीक है, लेकिन पागलों की तरह ऐसे शुरू हो नहीं जाना, ठीक है। अगर वक्त बचता हो तो एनवीटी का फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है ना। ये तो आपके लिए लिखा था, आप डायरेक्ट ये फिगर लिखेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला ही लिखा होता है, ये फॉर्मूला 1 माइनस 1 प्लस आई ही लिखा हुआ है, देखने वाली आंख चाहिए, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में पहले ये लिखकर फिर ये लिखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा हो कि वी विल रिसीव ओनली 1 पेमेंट, ठीक है, वी विल रिसीव ₹950 एट द एंड ऑफ 5th ईयर ओनली। वो सवाल में आती है तो वहाँ देख लेते हैं, सवाल में है वैसे, ठीक है। तो 1 2 3 4
ज़्यादा बढ़ गया 5, ठीक है जी। 5वें साल के एंड पे 950 रुपये हमें रिसीव हो रहे हैं। अब क्या एनवीडी का फॉर्मूला लगाने लग जाए? एनवीडी वैसे ही मल्टीपल पेमेंट्स हों, सेम इंटरवल हो तब लगते हैं, ये तो है ही एक, ठीक है। तो सिंपल बस इसको बुला लेना है आपने। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने 5 साल इधर खड़े होकर पहले साल के पहले दिन निकालनी है तो आप 950, डिस्काउंट रेट इसमें आप 13% कर लें, तो आप कहोगे 12 उधर लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट रेट इज 13%, ठीक है जी। लो भाई, तो 950 इंटू 1.13 रेज टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 560। ओके, तो ये हमने थोड़ी सी डिस्काउंटिंग की रिवीजन कर ली, ठीक है। ठीक है, ओके। चलें अब सवाल की तरफ आते हैं वापस। अच्छा भला सवाल चाह रहा था, बीच में से कहीं हम बहक गए थे। तो कंपनी ने 500 की बस खरीदी थी यकम जनवरी 13 पे। 31 दिसंबर 13 तक 3 साल गुजरने पर एक कंपेटिटर आ गया, हमने सोचा इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा लें। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर बुक वैल्यू निकाली, फिर 31 दिसंबर 15 पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाली। अब हम वैल्यू इन यूज़ निकालना चाह रहे हैं, और वैल्यू इन यूज़ क्या है? वैल्यू इन यूज़ है फ्यूचर में जो कैश फ्लोज हैं उनकी आज की वैल्यू। वैल्यू इन यूज़ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लोज कह लें आसानी के लिए, ठीक है। वैल्यू इन यूज़ कहते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ आए तो पॉइंट 2 में कहता है ऑन 31 दिसंबर 15 फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज, और एनुअल इनफ्लो और एनुअल आउटफ्लो कितने साल तक आते रहेंगे फिर ये जो जिंदगी बची है उसकी। 5 साल तो उसकी ओरिजिनल लाइफ थी, ठीक है, 3 तो गुजर गए हैं, तो 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर कितने साल बाकी हैं? तो ये फ्यूचर के कैश फ्लोज भी कितने साल आएंगे? 2, ठीक है। लेकिन ये किस तरह से आएंगे? इधर देखें, असल में कहानी कुछ इस तरह से है। कहाँ बनाएंगे कहानी? यहाँ बना देते हैं कि एसेट तो 1, 2, 3 साल चल चुका था और अभी बाकी है इसकी ज़िंदगी में 2 साल, ठीक है। तो आप इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर जहाँ इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं। यहाँ खड़े होकर वो कह रहा है फ्यूचर के कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड जो हैं वो 170 माइनस 15 कर दो, कितना बनता है? 55 और 55, यही बनेगा। अच्छा, लेकिन साथ ही वो कह रहा है एट द एंड ऑफ लाइफ बस कैन बी सोल्ड फॉर 25, कॉस्ट टू सेल विल बी 2, तो यानी नेट में 23 रुपये इस दिन भी आएंगे, ठीक है। ये 55 कैसे निकला समझ आ रहा है? 55 निकला है 70 माइनस 15, ये 23 कैसे निकला है? 25 माइनस 2, ओके। अब सिंपल इस 55 में एनवीडी का फॉर्मूला लगा देते हैं और इस 23 को सिंपल डिस्काउंट कर लेते हैं। डिस्काउंट रेट सवाल में गिवन है 12%, मेरे दोस्त वाला 12%, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू इन यूज निकालते हैं जी। 55 2 दफ़ा आना है ना, तो 55 इंटू 1 माइनस
1.12 रेज टू पावर कितनी दफ़ा 55 आना है? 2 दफ़ा। तो ये n में आपने देखना है नंबर ऑफ रिसीट पेमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ जो अमाउंट्स आनी है, डिवाइड बाय 0.12 प्लस दूसरे साल के एंड पे, ये तो 55 हो गया ना, दूसरे साल के एंड पे ये 23 आना है, ये अकेला है, इस पे एनविटी का फॉर्मूला नहीं लगाना, 23 इंटू 1.12 माइनस इस पर -2, टोटल 111। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप थोड़ी सी भी अकल रखते होगे तो आप क्या फैसला करोगे, पसंद क्या करोगे, आज ही बेचना या इस्तेमाल करते रहना, ठीक है। लेकिन ये बात आपको बचपन में भी सिखाई जाती है, आज फिर बताई जा रही है कि इसका मतलब ये कतन होता नहीं है कि आपने वाकई में आज बेच देना है। हाँ, आप इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद रखो। आपका सेठ साहब कह रहे हैं भाईजान चाहे चला के नुकसान भी आना है, मैं मैदान छोड़ के नहीं भाग सकता, चाहे आज बेच के मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरी इज्जत का मसला है। लोग चलाते रहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, चलाते रहते हैं गाड़ी, बात समझ रहे हो, रख दो ना मोबाइल जेब में यार। तो वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से जो हायर होगा वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट कहलाती है। क्या कहलाती है जी? तो बुक वैल्यू एक चीज़ हम निकाला करते हैं दरअसल, बुक वैल्यू, और दूसरी चीज़ होती है रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट जो होती है वो दरअसल हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन। तो ये हमने रिवाइज किया ज़रा अपने FR1 वाले एक टॉपिक को, ठीक है, सही है, ओके। अब मैक्सिमम इस एसिड की औकात क्या है हमारी नज़रों में? ये मैक्सिमम हमें 116 लाकर दे रहा है। तो आपके ख्याल में ये एसिड किताबों में ओवर स्टेटेड नहीं पड़ा? एक एसिड जो है जितना मर्जी जोर लगा लें, बेस्ट पॉसिबल जो इससे रिकवरी हो सकती है वो 116 रुपये है। तो फिर इसका 120 पे नज़र आना, ये तो यूज़र को धोखा देने वाली बात है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने एसिड को राइट डाउन करके 116 पे लाएंगे, और ये जो 4 रुपये का राइट डाउन है इसको इम्पेयरमेंट लॉस कहा जाता है, ठीक है। वही मुझे लगा ये 120 है, सॉरी, ठीक है, ओके, आप समझ तो गए हैं ना, ठीक है, कम तो है ना, ओके जी। तो कितना जी? ये 84 क्या है? इम्पेयरमेंट। तो तीसरे स्टेप में जाके हमने निकाला, प्लस माइनस नहीं देखना, आपने लॉजिकली बस देखना है। अगर आपका एसेट बुक्स में नजर आ रहा है ज्यादा अमाउंट पे, लेकिन उसकी जो मर्जी कर लें रिकवरेबल अमाउंट उतनी नहीं बन रही है, तो फिर वो जितने पे बुक्स में नजर आ रहा है वो सही नहीं है, उसको आपको राइट डाउन करके रिकवरेबल अमाउंट तक लाना ही पड़ेगा। इम्पेयरमेंट लॉस 14 रुपये का रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल। इस नॉट इज ओह माय गॉड, नहीं किया हुआ था ना आपने? अच्छा, फिर कोई टेंशन है? पहला सवाल कितना आसान था, देखते दिल खुश होगा, EPS का है ना? उसमें बच्चों ने रोला, स्टेटमेंट इक्विटी में बच्चों ने रोला डाला हुआ था, हालांकि वो भी सवाल टेस्ट के अंदर किया था आप लोगों ने। खैर छोड़ें, जिन्होंने मेहनत की है पूरा सेशन आखिरी महीना की है और 70-80% अच्छा अटेम्प्ट कर दिया, उस बच्चे ने पास हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, जर्नल एंट्रीज करते हैं। एसेट हमने खरीदा था 13 में, बस खरीदी थी 13 में, तो एंट्री की थी 1 जनवरी 15 पर एसेट डेबिट या बस डेबिट लिख लो, कैश क्रेडिट 500 से 31 दिसंबर 15 पर
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 100 से हुआ। ठीक है, अगला साल आया, तो एसेट खरीदने की एंट्री दोबारा ना कर देना। ठीक है, बस एसेट को डेप्रीशिएट करेंगे। सौ ही होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, हर साल डेप्रीसिएशन। ये ठीक है, पिछली वाली सही नहीं है। अच्छा कर लेता हूँ मैं, इस पासे थे आलम, ये सही है। अच्छा ये ओके, ले जी 15 आ गया। एसिड खरीदेंगे, 15 में क्यों खरीदेंगे? डेप्रीशिएट करेंगे, नहीं करते, डेप्रीशिएट होगा। पहले 31 दिसंबर 15 तक लाए थे ना हम, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब इम्पेयरमेंट इज नॉट डेप्रीसिएशन, ये एसेट यूज होने की वजह से वैल्यू लूज नहीं हुई। ठीक है, हाँ, ये किसी और वजह से हुई है, ये जो भी वजह थी छोड़ें, इसको देख लेंगे, कल फर्क कर लेंगे इसका, थोड़ा सा किया हुआ है वैसे आपने FAR 1 के अंदर, इसलिए इसको डेप्रीसिएशन नहीं कहना। वैल्यू की कमी तो है, लेकिन नाम इसका क्या है, बाकी ट्रीटमेंट सेम है। 31 दिसंबर 15 पर ही आपने डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेने के बाद इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट की एंट्री भी करनी है। ये 15 नोट कर लें। बैलेंस शीट, चलो अब इधर बना लेंगे। 31 दिसंबर 15, 14, 13 इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे बना लेंगे। कोई काफ़ी नहीं जी, डेप्रीसिएशन और इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये 100 तीनों साल में आएगा, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो सिर्फ 15 में आएगा। 80। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, क्या नाम है इसका, एसेट ही है बस। एसेट 500 का था और 500 का ही है, अभी तो कॉस्ट दिखाई है। ठीक है, इसमें से हम लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड, पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे भी 100, ये 100 फॉर द ईयर था, और फिर यही एज ऑन था। अगले साल ये 100 फॉर द ईयर हुआ तो एज ऑन 200 हो गया, फिर 100 फॉर द ईयर आया तो एज ऑन 300 हो गया। ठीक है, जी, तो बुक वैल्यू 400 और 300, और ये 200 नहीं है,
ये 200 ही तो नहीं है, ये 200 से, ये आपको ज़रा बताना चाह रहा था मैं, ठीक है ना। ये 200 का किताबों पे नज़र नहीं आना चाहिए। 3115 पे वैसे तो इसकी बुक वैल्यू ये 200 ही बनती थी, लेकिन इसको हमने चेक किया, इम्पेयरमेंट ऐसे जब गुजारा तो पता चला कि जो मर्जी कर लो मैक्सिमम रिकवरी इससे 116 रुपये की होनी है। तो ये अब किताबों में 200 पे नज़र आना ये धोखा होगा, ये यूज़र को आप धोखा दोगे। आपने एसेट ओवर स्टेट किया हुआ है, तो इसको राइट डाउन करके 116 पे लाना है। तो उसके लिए क्या करोगे, डबल एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, वो 84 यहाँ पे जब आएगा लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, तो ये कितने पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी इम्पेयरमेंट थी जो रिवाइज हो गई सारी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो आपसे उस तरह की बातें वो तफसील से कैश फ्लो ढेर सारे देकर ये सारे काम आपसे यहाँ पे नहीं करवाएगा। जितना यूज़ होना है वो हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। चलें जी, अब 2-3 डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर छुट्टी करते हैं, फिर कल पढ़ाई सही शुरू करेंगे ना। कुछ पढ़ा है हमने आज? वो ये पिछली बार बच्चों ने मुझे कहा था, ऑनलाइन वाले बच्चों ने, सर ऐसे नाम बोला करें, हमें ना बड़ी टेंशन हो जाती है कि हमने 1.5-2 घंटे 1.5-पौने-2 घंटे क्लास पढ़ी और फिर एंड पे आप कहते हैं यार आज तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो हम कहते हैं इसका मतलब हम पीछे रह गए हैं, हमें कुछ नहीं समझ आ रही, हम पढ़ नहीं रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बहुत कुछ पढ़ा। शुक्र करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह नेमत को भी बढ़ाएंगे। मुबारक हो आपको, आज कोई होमवर्क नहीं है, जो क्लास पर है यही सही से दोबारा पढ़ के आ जाना। देखो डेफिनेशंस कहाँ पे थी यार, अभी मैं देख के आया था। हाँ जी हाँ जी, एक ने बोल दिया, सारे बोलेंगे हुन वारी वारी। एसेट सोना नहीं है बस, कल हमने इंटरनली जनरेट करना है इंटेंजिबल को खुद से। पहले रिसर्च शुरू करेंगे, फिर डेवलपमेंट होगी, फिर 6 क्राइटेरिया मीट करेंगे, कैपिटलाइजेशन शुरू होगी। सुभान अल्लाह, बड़ा मज़ा आएगा कल, हैं। इंटेंजिबल इंटरनली जनरेट करेंगे, सॉफ्टवेयर्स, फार्मूलाज हैं। हाँ मीठा बनाएंगे। मैं तो ऐसे ही मीठा छोड़ रहा हूँ जितना वजन मेरा हो गया है। A resource controlled by company as a result of past event। कंट्रोल क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में इधर जाके आपको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, पैरा 13, ठीक है। कंट्रोल वैसे उर्फ़ आम में हम कंट्रोल किसे कहते हैं कि यार जो हमारे कब्ज़े में, लेकिन कंट्रोल की कुछ और तफसीलात भी हैं, वो हम पैरा 13 को पढ़ लेते हैं। बस पैरा 13 पढ़ के भी छुट्टी कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक ऐसा रिसोर्स जो एंटिटी के कंट्रोल में है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। इंटेंजिबल्स की बात हो रही है। एक सॉफ्टवेयर किसी एंटिटी के कंट्रोल में कैसे आ सकता है? पेज नंबर भाई 200 ते 1 ते पहले सफ़े दे। इंटेंजिबल को सॉफ्टवेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में कैसे आ सकता है? पास्ट इवेंट क्या हो सकता है जिसकी वजह से वो कंट्रोल में आया होगा? परचेज, वेरी सिंपल, खरीद लिया है, खरीदा है हमने, तो पास्ट इवेंट क्या है? खरीदा है, ठीक है। तो अ रिसोर्स कंट्रोल कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। वही बातें हैं। एसेट होता क्या है? ये वो बचपन वाली डेफिनेशन है, बस ज़रा अंग्रेजी आ गई, ओन्ड की बजाय आपने पढ़ा होगा कंट्रोल आ गया, ठीक है। पास्ट इवेंट बीच में ऐड कर दिया, वो हमें पता लग गया परचेज करना, ठीक है, पास्ट इवेंट ही है, ठीक है। आपने ख़रीदा है, ये पास्ट इवेंट है, इसकी वजह से, खरीदने की वजह से वो आपकी ओनरशिप में आ गया, कंट्रोल में आ गया, ठीक है। और ये आपने जो ख़रीदा है इसी उम्मीद पे ख़रीदा है कि इस फार्मूला से आप जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो खूब धड़ाधड़ बिकेगी, और ठीक है। अब ये तो था एसेट। व्हाट इज़ इंटैंजिबल? लो भाई, बड़ी ही टेक्निकल और मज़े की डेफिनेशन है, इंजॉय करके पढ़ते हैं। इंजॉय करके, FAR 2 बड़ा इंजॉय करने वाला है अगर रोज़ पढ़ते रहे तो। लेकिन अगर आपने रोज़ पढ़ना छोड़ा
जिस दिन छोड़ा उससे अगले दिन फिर आप रिवर्स गियर लग जाना है आपको, फिर दूसरे दिन फिर छोड़ देंगे, तीसरे दिन तो बिल्कुल भी आपने रोज़ का काम रोज़ करना है, सिर्फ 1.5 घंटा रोज़ देना है, ठीक है, इससे कम ही, इससे कम ही। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है जी? इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। नॉन मॉनिटरी को बाद में पढ़ते हैं, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस को बाद में पढ़ते हैं, पहले ये तो डिसाइड कर लें। वो कहता है इंटेंजिबल वो है जो आइडेंटिफिएबल हो। हमने कहा, अब फौरन हम यूज़र है ना, हमने स्टैंडर्ड से कहा यार स्टैंडर्ड, यार्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, लाहौर का था मैं दोस्त मेरा, ठीक है, तो कहने लगा यार्ड स्टैंडर्ड। ये तुमने क्या कह दिया, आइडेंटिफिएबल होता है, क्या मतलब, समझाओ ज़रा, समझाओ। तो स्टैंडर्ड ने कहा आइडेंटिफिएबल होने के लिए दो शर्तें नहीं कह सकते, बल्कि यूँ कह सकते हैं इन दो में से कोई एक चीज़ हो जाए तो उसको हम आइडेंटिफिएबल कह सकते हैं। मसलन मैं अपना ये हाथ बेच सकता हूँ, सेपरेबल नहीं है, नहीं बेच सकता, खुदा का खौफ करो। हम इसका कान बेच सकते हैं, इसको अलग करके इससे नहीं बेच सकते, ठीक है, लेकिन इसके हाथ में पड़ी हुई घड़ी और मेरे मुट्ठी में बंद मार्कर्स ये हम बेच सकते हैं, ठीक है। भाई के आंखों में पड़ी हुई ऐनक ये हम बेच सकते हैं, हमने आंखों की बात नहीं की, ऐनक बेच सकते हैं। तो इसका मतलब आइडेंटिफिएबल होने के लिए एक तो ये चीज़ अगर नज़र आ जाए आपको कि जी ये सेपरेबल है, यानी नॉर्मली इंटेंजिबल्स में ऐसा होता भी है। अगर कॉलेज वालों के पास कोई सॉफ्टवेयर है मिसाल के तौर पे, तो कोई बंदा उनसे सॉफ्टवेयर लेने आया तो सारा कॉलेज इनको बेचने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ सॉफ्टवेयर अलग से करके बेचा जा सकता है। ये है मतलब सेपरेबल होने का, ठीक है। तो आइडेंटिफिएबल क्या होता है जी? चलो ठीक है, आइडेंटिफिएबल होने के लिए ज़रूरी क्या है जी? कि ये सेपरेबल हो, मींस इट कैन बी डिवाइडेड। ऐनक, मार्कर, घड़ी, ऐसी सोच करना, आंख, नाक, कान, हाथ, ये नहीं, ठीक है, अच्छा नहीं लगता ऐसे ना सोचना, अल्लाह माफ़ करे। सेपरेबल, इट मस्ट बी नीड्स टू बी आइडेंटिफिएबल, होना चाहिए आइडेंटिफिएबल, ये स्टैंडर्ड ने कहा। अब आगे स्टैंडर्ड बता रहा है कि टू बी आइडेंटिफिएबल एन इंटेंजिबल एसेट मस्ट बी सेपरेबल, मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम कंपनी एंड सोल्ड, ट्रांसफर्ड, लाइसेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बस सेपरेबल याद रखो, ठीक है। इट कैन बी अलग किया जा सके एंड कैन बी बेचा जा सके कंपनी से अलग। तो ये क्या है? ये क्या है? सेपरेबल। और सेपरेबल है तो क्योंकि उसने एंड नहीं बोला, उसने कहा था ये सेपरेबल हो या, सेपरेबल नहीं है लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट है। क्या मतलब? कौन सा लाइसेंस? फिशिंग का भाई कह रहे हैं, पिस्तौल का भी हो सकता है, ठीक है ना। आपका लाइसेंस मैं नहीं इस्तेमाल कर सकूंगा, ठीक है। आपकी कंपनी के पास माइनिंग का लाइसेंस है, ठीक है, ये वर्षा, रुखला, गोले वाली ये जगहों के नाम है, ये उसके साथ ख्योड़ा के आगे सॉल्ट रेंज है, सारी सॉल्ट माइंस हैं, इनमें से किसी माइन का लाइसेंस आपके पास है। अब आपकी कंपनी वहाँ से नमक निकाल सकती है, मैं जाके नहीं निकाल सकता। अब आप कहोगे कि जी ये, आप कहोगे, आप जिसके पास लाइसेंस है, देखें जी ये मुझसे सेपरेबल नहीं है। हम कहेंगे हाँ यार बात तो तुम्हारी ठीक है, क्योंकि अगर मैं जाके वहां पे नमक एक्सट्रैक्ट करना चाहूं तो मुझे कोई नहीं करने देगा। यानी कि ये लाइसेंस इस भाई के साथ जुड़ा हुआ है, इस भाई के कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, ये सेपरेबल नहीं है, ये लाइसेंस मुझे नहीं बेच सकता, ठीक है। स्टैंडर्ड कहता है हो सकता है बेच भी सकता हो, बेच ना भी सकता हो, तो मेरे हिसाब से ये लाइसेंस जो है ये एक इंटेंजिबल है, इसके लिए सेपरेबल होने की भी शर्त ज़रूरी नहीं है। तो या तो एक ऐसी चीज़ है कि जो, अभी हम बात सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हम बात सिर्फ कर रहे हैं आइडेंटिफिएबल हो, अभी अगली बात तो हमने की नहीं, ठीक है। आइडेंटिफिएबल होने के लिए क्या ज़रूरी है? आइडेंटिफिएबल होने के लिए क्या ज़रूरी है? वो सेपरेबल हो।
या सेपरेबल नहीं भी है तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट है। तो इस सूरत में हम उसको क्या कहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है ट्रांसफरेबल हो, ये हो सकता तो आसान हो गया ना, ट्रांसफरेबल ना भी हो तो यार कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम इंटरनली जनरेट करते हैं, स्टैंडर्ड उसको भी मना कर देगा कि वो इंटरनली जनरेटेड है तो वो इंटेंजिबल नहीं है, कभी वो ऐसा भी कर देगा, ठीक है। लेकिन लाइसेंस वगैरह के केस के अंदर स्टैंडर्ड ऐसा नहीं भी कहता, ठीक है। लाइसेंस के बारे में वो कह रहा है कि ये चाहे आपके साथ जुड़ा हुआ भी है तब भी हम इसको, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है ना, ठीक है, तो चाहे ये सेपरेबल नहीं है, अलग करके नहीं बेचा जा सकता, लेकिन हम इसको फिर भी क्या कहेंगे, इंटेंजिबल। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ वेदर दोज राइट्स आर ट्रांसफरेबल, वो कह रहा है ट्रांसफरेबल हैं या नहीं है इसको छोड़ो, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है तो फिर उसका सेपरेबल होना भी ऊपर लिखा हुआ ज़रूरी नहीं है, वो उसका लीगल राइट होना, उसका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होना, ये इनफ बात है उसके इंटेंजिबल होने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग राइट्स होते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट बनानी सी, कोई है आपके पास डिज़ाइन है प्रोडक्ट का, आपने वो डिज़ाइन मुझे दे दिया, 5 साल भाईजान आप बनाएं इस तरह की चीज़ें, डिज़ाइन पेटेंट डिज़ाइन, ठीक है, रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, तो मैं वो चीज़ें बना के बेचे जा रहा हूँ। अब वो मैं इनको नहीं दे सकता कि ये भी बना लें, ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन ये 5 साल के लिए मेरे पास क्या है, एक राइट तो है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर इसने मुझे ये राइट दिया हुआ है। और बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर इंटेंजिबल होने के लिए ज़रूरी क्या, पहली शर्त आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। वो आइडेंटिफिएबल कैसे हो सकता है, सेपरेबल हो या सेपरेबल ना भी हो, अगर लीगल राइट हो तो वो इंटेंजिबल की फॉल कर जाएगा शर्त के अंदर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ नॉन मॉनिटरी होना चाहिए, ठीक है, नॉन मॉनिटरी होना चाहिए। आपकी जेब में पड़ा हुआ कैश, आपकी जेब में पड़ा हुआ कैश, ये मॉनिटरी आइटम है। हमने 2 जगह पे जाके मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी की डिस्कशन करनी है, करीब करीब तो ये फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड है हमारा IS 21, उसमें हम करेंगे, बड़ी तफसील से बात करेंगे मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी एसेट्स की, ठीक है ना। लेकिन अभी सादा सी बात कर लेते हैं। आपके बिजनेस के पास एक लैंड है, ये एसेट है, एसेट तो है, क्या ये मनी है? नो सर, नहीं, आप इसको बेचकर मनी में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये बिक ना जाए ये एक एसेट तो है लेकिन नॉन मॉनिटरी है, ठीक है। ऐसे ही फर्नीचर है, ऐसे ही कंप्यूटर है, ऐसे ही AC है, ये सब क्या है, ये नॉन मॉनिटरी है। इनको बेच के मनी कमाया जा सकता है, लेकिन जब तक ये उस हालत में है जिसमें हमारे पास पड़े हुए हैं कैश के अलावा, ये क्या है, फिर नॉन मॉनिटरी है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि जैसे लैंड के लिए, लैंड होने के लिए नॉन मॉनिटरी होना ज़रूरी है, अगर बेच दें तो फिर तो वो गया हमसे, फिर तो कैश होता है। ऐसे ही इंटेंजिबल के लिए भी ये शर्त ज़रूरी है, क्या हो, आइडेंटिफिएबल हो, जिसमें क्या कहा था हमने, सेपरेबल हो, या अगर सेपरेबल ना भी हो, लीगल राइट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो, ठीक है। दूसरा नॉन मॉनिटरी हो, और तीसरा विदाउट फिजिकल। अब ये मेरा दोस्त आया, ये कहने लगा ये देखें लाइसेंस, मैनू गालते करन दे, फिजिकल, अच्छा पता लग गया तुम्हें, ठीक है। सर आप कह रहे थे लाइसेंस तो इंटेंजिबल होता है, ये देखें लाइसेंस, टच कर रहा हूं मैं, ये तो टेंजिबल है। तो मैंने इससे कहा बेटा बात ये है कि ये कागज़ का टुकड़ा, ये इंटेंजिबल नहीं है, इसके ऊपर जो आपको इजाज़तनामा लिख के दिया हुआ है ना कि अगले 10 साल तक आप इस माइन में से नमक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दरअसल वो इजाज़तनामा वो इंटेंजिबल है। उसको शो करने के लिए जो ये कागज़ है, ये कागज़ इंटेंजिबल, और ना ही ये कागज़ इसको टेंजिबल बना देता है, ना ही ये कागज़ उस लाइसेंस को, उस राइट टू माइन को, राइट टू फिश को, राइट टू यूज गन को आपको टेंजिबल नहीं बना देता वो कागज़ या वो कार्ड, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर की CDs होती हैं, आप CD को तो टच कर सकते हो। अब आप कहोगे सर सॉफ्टवेयर तो टचेबल है, आप कह रहे हैं उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। देखें ये CD के अंदर सॉफ्टवेयर की CD है, कहते नहीं हम ये सॉफ्टवेयर की, यार सॉफ्टवेयर की CD बनाई, यार विंडो की CD बनाई, या सॉफ्टवेयर की CD बनाई, सर सॉफ्टवेयर है, टच कर रहे हैं भाई, वो तो 20-30 रुपए की CD मिल जाती है प्लास्टिक की, तो आपने फिर वो सॉफ्टवेयर 20-30 हज़ार रुपए देकर क्यों खरीदा है? वो CD तो प्लास्टिक की है तो 20-30 रुपए की है।
दरअसल कहानी क्या है, उस सीडी के अंदर उसके पीछे मौजूद वो सॉफ्टवेयर असल में वो इंटेंजिबल है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये जो इंटेंजिबल्स हैं इनका फिजिकल सब्सटेंस, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, हाँ सॉफ्टवेयर जिस सीडी में पड़ा उसको टच कर सकते हो आप। राइट टू माइन, राइट टू फिश, इसको आप टच नहीं कर सकते, हाँ उस लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ है उसको आप कर रहे हो टच, ठीक है। तो इसको वो टेंजिबल नहीं बना देता, कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना आप, ठीक है। तो इंटेंजिबल होने के लिए 3 शर्तें होना जरूरी। पहली, आइडेंटिफिएबल हो जिसमें सेपरेबल भी हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी हो सकता है। दूसरा, नॉन मॉनिटरी हो। तीसरा, ओके। बाकी कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट, डेप्सिबल, इनको सबको छोड़ो, कंट्रोल की बात करो। बस कंट्रोल पढ़ के छुट्टी। कंट्रोल ना दो तरह से कंट्रोल चेक किया जा सकता है। मसलन एक तो ये मार्कर यूज मैं करता हूं, दूसरा मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारी जरूरत है इसको इस्तेमाल करने की, ये भी कंट्रोल कहलाता है। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल क्या है? खुद बेनिफिट लेना या दूसरे को उस एसिड से बेनिफिट लेने से मैं कब रोक सकता हूं भाई, इस मार्कर से इस भाई को यूज करने का फायदा लेने के लिए कब रोक सकता हूं? जब ये मेरे कंट्रोल में है, मेरा होगा तभी मैं कहूंगा ना भाईजान हेलो किससे पूछ के इस्तेमाल कर रहे हो हमारा मार्कर, बात समझ गए, ठीक है। तो कंट्रोल दो तरह से नजर आता है, एक आप उससे फायदा ले रहे हैं और दूसरा आप दूसरों को उससे फायदा लेने से रोक भी रहे हैं, ठीक है। पढ़ के देखते हैं। कंट्रोल मीन्स that a company has the power to obtain future economic benefit, उसके पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने की पावर है, flowing from underlying resource and also can restrict the access to others to those benefits, दूसरों को बेनिफिट लेने से रोकने की भी ताकत उनके पास है। तो ये क्या है? कंट्रोल है, ठीक है। कंट्रोल वुड यूजुअली अराइज where there are legal rights, for example legal right over use of patent, however legal enforceability is not, छोड़े इस बात को। इस स्टाफ ट्रेनिंग और कस्टमर लिस्ट एंड इंटेंजिबल, बस ये पढ़ के छुट्टी। आखिरी बात स्टाफ ट्रेनिंग क्या हुआ अगर 2 मिनट मैंने रख लिए थे तो? आई एम सॉरी जी। स्टाफ ट्रेनिंग क्या इंटेंजिबल है? स्टाफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें, ठीक है। तो फिर स्टाफ ट्रेनिंग हमेशा क्या होगी? स्टाफ ट्रेनिंग क्रिएट्स स्किल्स दैट कुड बी सीन एज एन एसेट फॉर एम्प्लॉयर, हाउएवर स्टाफ कुड लीव देयर एम्प्लॉयमेंट एट एनी टाइम, इसलिए ये इंटेंजिबल नहीं है। सेकेंड थिंग इज कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट क्या होती है? कस्टमर लिस्ट ये होती है कि आप अपना काम करते जा रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास ऐसा डाटा बैंक तैयार हो गया है जो टारगेट मार्केट है। जैसे मिसाल के तौर पे आप पंजाब कॉलेज जैसा एक कॉलेज सिंध कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने ये इरादा कर लिया, बल्कि आप कहोगे कि जी वो जनूबी पंजाब कॉलेज मैंने खोलना है, ठीक है, लिया में जनूबी पंजाब कॉलेज खोलना है, ये शुमाली पंजाब है, ये सेंट्रल पंजाब कॉलेज है, ठीक है। हम जनूबी पंजाब कॉलेज खोलने जा रहे हैं। अब आपने कहा कि मुझे कहीं से ना वो लिस्ट मिल जाए जो बच्चों ने ये अभी एफएससी की है, तो मैं उनको बीएससी बीकॉम के लिए मैसेज चला दूंगा। आपके ख्याल में ये कीमती चीज़ है कि नहीं है? कि बिल्कुल टारगेट मार्केट है, ठीक है। अब आप जिससे ये कस्टमर लिस्ट खरीदने गए, लेट्स से वो एस्पायर कॉलेज था, ठीक है, उन्होंने अगर आपको ये लिस्ट दे दी तो ये लिस्ट आपके हाथ में चूंकि पैसों की आई है तो ये आपके हाथ के अंदर आके इंटेंजिबल बन जाएगा। लेकिन एस्पायर कॉलेज की अपनी किताबों में रहते हुए इसको कभी भी आप इंटेंजिबल नहीं कह सकते। ये इंशाल्लाह कल बात करेंगे, अब नमाज का टाइम बिल्कुल करीब हो गया। कस्टमर लिस्ट जो होती है वो इंटरनली जनरेटेड होती है, तो वो कभी भी इंटेंजिबल नहीं है। ये स्टैंडर्ड ने एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, कल मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर उसको आप परचेज करेंगे तो इंटेंजिबल बन जाएगी। तो कस्टमर लिस्ट भी इंटेंजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगेन कस्टमर से भी कोई कंट्रोल नहीं है। आपने बच्चों को मैसेज करवा दिया, बच्चा आएगा, आपने बिल्कुल टारगेट ऑडियंस को मैसेज करवाया है, तो फिर एक्सटर्नल जो परचेज होते हैं तो कंट्रोल बेटा उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो एसेट तो खरीदा ना, उम्मीद तो है कुछ फ़ायदा होने की, उसकी कॉस्ट तो रिलायबली
मैयर हो सकती है, कल बात कर लेंगे उसके ऊपर परचेज की बात। फिलहाल तो इंटरनली जनरेटेड समझ आ रहा है ना, इसने जो बात की वो यही है, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट जो है वो आपके लिए इंटेंजिबल नहीं है। वो इंटरनली जनरेटेड कैसे है, ये आखिरी बात सुन लो। मिसाल के तौर पे आप तो कॉलेज दूसरे से खरीद ले थे ना, आप अपने पे अप्लाई करो, क्रिसेंट वाले अपने पे अप्लाई कर लें। वैसे तो इनको साल हुआ है, अगर 5-6 साल हो गए होते, ठीक है, इनके पास कैफ का डाटा सारा अवेलेबल होता। अब फाइनल और तो कोई पढ़ाता नहीं, आसिफ साहब कहते हैं मैंने ऑडिट पढ़ाना है, तो जो मॉड्यूल डी में ऑडिट पढ़ के, मतलब कैफ में ऑडिट पढ़ के गया, वो फाइनल में भी पढ़ने आ जाएगा। अब इनके पास हालांकि ये एक बड़े फायदे की चीज़ 4-5 साल में डेवलप हो गई है कस्टमर लिस्ट, लेकिन क्या इसको इंटेंजिबल कह सकते हैं? नहीं। वजह क्या है? बेशक सारे उन बच्चों को मैसेज आए जिन्होंने ऑडिट पढ़ना है, क्या गारंटी है कि वो सारे आके एडमिशन लेंगे? ठीक है, कंट्रोल नहीं है। ओके, हाँ, कॉस्ट लायबिलिटी मैयर नहीं हो सकती, ये बात कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। ये जितना पढ़ाया है इसी को रिवाइज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।